हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिल्ली पुलिस AWO TPO का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो टॉप 50 मैथ के क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। वायरलेस ऑपरेटर का ये एग्जाम जो था, इसमें भी आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिनको शायद आपने आज से पहले ना देखा हो। ठीक है। कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पहले लास्ट तक देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। साइन एक्स की वैल्यू आपको सिंपली गिवन है और आपको बताना है कि cos 4x माइनस cos 2x इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। ये चीज आपको बतानी है। केवल इतना सा क्वेश्चन हमारे पास है। तो यार, इस सवाल को करने के लिए अगर आपको इसका फॉर्मूला पहले से पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। इसमें आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो है cos c माइनस cos d। ये किसके बराबर होता है? -2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। सेम चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो ये जो चीज एक्चुअल में कितनी हो जाएगी? -2, पहले आप लिखोगे साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई टू, जो कि आपका बन जाएगा सिंपली साइन 3x। ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, यानी कि 4x माइनस 2x, जो कि हुआ 2x डिवाइड बाई टू, यानी कि सिंपली x। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन केवल इतना सा रह गया। साइन एक्स मेरे पास पहले था, मैं साइन 3x आराम से निकाल सकता था। ठीक है। तो अगर साइन एक्स आपको पता है तो साइन 3x की वैल्यू क्या होती है? देखो, ये आपका बेसिकली क्या है, -2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू तो पता है, 2/5 है। अब साइन 3x कितना होगा? साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 3 साइन एक्स, जो कि आपका है 2/5, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 टाइम्स साइन क्यूब एक्स, यानी कि यहाँ पर आया 8 डिवाइड में 125। इस चीज को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। इतना हिस्सा आपको सॉल्व करना है। ये कितना हो गया मेरे पास? -4/5। और ये वैल्यू कितनी है? देख लेते हैं। 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 25 से, है ना। 6 को अगर मल्टीप्लाई कर लोग कर लेते हैं 25 से तो हो जाएगा 150। 150 में से हटा दिया हमने 32, तो कितना रह गया? 118। और डिवाइड में क्या है मेरे पास? 125 है। तो 118 इंटू 4 हो गया ये -472। ठीक है। और डिवाइड में आ रहा है 625। तो ये है करेक्ट आंसर, और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। वैसे अगर आप करोगे कि आप cos 2x को निकालो फिर आप cos 4x को निकालो तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, पर अगर आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है तो क्वेश्चन करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब इस सवाल को देखो, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, ये तो आ गया है बस ऐसे ही। ठीक है। कैलकुलेशन है बस थोड़ी बहुत इसमें। क्या पूछा गया है आपसे? द देखो, गिवन है आपको 2 years ago population of a city was 1562500. Population increased by 4% in the first year and decreased by 4% in the second year. प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको बतानी है। ठीक है। बस इतना सा सवाल है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि एक साल के बाद जब इंक्रीज हुई तब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, 15625। अब 2 जीरो मैंने हटा दिया आखिरी के, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 104 से। ठीक है। अब आगे बढ़ो। जब हमारे पास पॉपुलेशन 4% से डिक्रीज हो गई तब इससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो आपको पता है जो मल्टीप्लाई होता है वो किससे होता है? आपको हो जाएगा 96/100। ये फैक्टर आ गया। तो ये वो चीज आ रही है जो हमको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप अपने लिए थोड़ा सिंपल बनाना चाहते हो तो एक चीज आप ये देखो कि जो 104 होता है वो क्या होता है? 13 इंटू 8, तो ये 13 का मल्टीपल होता है। अब 13 को आप देख लो यहाँ पर कि कौन से ऑप्शन में 13 है। आपको पता है 13 इंटू 12 हो गया 156, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और तो कहीं 13 का मल्टीपल है ही नहीं, तो आप ऐसे कर सकते थे। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करो, आप चाहो तो यूनिट डिजिट देखो या फिर आप मल्टीपल देख लो, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर। ठीक है। अगला सवाल देखो, ये है अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 54 एंड द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 11/31। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है। ये चीज आपको बतानी है। तो यार, पहली चीज तो ये कि जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स होगा उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा? आपने बोला n/2 इंटू ए प्लस एल, या फिर 2a प्लस एन माइनस 1d, आप कैसे भी लिख लो उसको, a प्लस एल ऐसे लिख लो पहले। तो यार, जो भी चीज होगी ना वो मैं कह सकता हूँ कि 15/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के 15 का मल्टीपल होगी। ठीक है। 15 का मल्टीपल वो चीज होनी चाहिए।
अब अगर आप ऑप्शन को देखो तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज जो 15 का मल्टीपल है, आप देखोगे कि ये जो है बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे आप वैसे ही हटा सकते थे, ठीक है। एक चीज आप ये कर सकते थे, और सॉल्यूशन क्या है प्रॉपर वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि जो 10th टर्म है और जो 30th टर्म है उसका रेशियो गिवन है। अब जो 10th टर्म होगा, एपी का 10th टर्म जो होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 9डी, ठीक है। और जो 30th टर्म होगा उसको मैं लिखूंगा ए प्लस 29डी। ये तो बेसिक चीज है यार, ये तो आपको आनी चाहिए। ये बराबर है 11/31 के, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई। और फिर आपको क्या गिवन था कि जो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स है वो 54 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और वो हम कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एओडी में जो रेशियो आ रहा है वो कैसे भी पता करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और तो डायरेक्ट कोई तरीका मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि मैं फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स अगर 54 है उससे मैं कुछ आगे कर पाऊँ, ठीक है। जैसे अगर सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म जो होगा वो होगा क्या, वो मैं कह सकता हूँ यार कि 6/2 यानी कि 3 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 6-1 जो कि हुआ 5 इंटू डी जो कि है कॉमन डिफरेंस। ये जो चीज है ये आपकी 54 आई, तो यहां से आपको ये मिला कि जो मेरे पास 2a प्लस 5d है वो आपका किसके बराबर है, 18 के बराबर है, ठीक है। ये तो ठीक है, पर यहां से हमको एओडी की जब एक इक्वेशन यहां से बनेगी हमारी और जब एक इक्वेशन यहां बनेगी तभी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक तरीका तो ये हुआ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इस क्वेश्चन में कोई और तरीका है। देखो और कोई तरीका तो वो भी हो सकता है कि अगर मैं ए और डी की वैल्यू यहाँ पर ऐसी सोचूं कि ये वैल्यू एक परफेक्ट इंटीजर आ जाए, ठीक है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर कुछ ही ट्राई कर रहा हूँ। जैसे डी को अगर मैं डाल दूंगा इसमें 0 तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डी 0 हुआ तो ए पी आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। डी को अगर 1 डाला तो उधर ए की परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। डी को अगर हम लोग 2 डालते हैं तभी कुछ फायदा मुझे नजर आ रहा है। तो एक बार के लिए ये करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट कि अगर डी को मैं 2 डाल दूं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा। तो 10 हुआ तो ए मेरा जाने चाहिए 4, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि कैसे आंसर आ भी रहा है। मैंने केवल यहाँ पर एक छोटा सा वो करा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्या आंसर अब मेरे पास आएगा, n/2। n/2 यानी कि 15/2 मल्टीप्लाइड विथ क्या फॉर्मूला होता है, 2a प्लस n-1d। 2a यानी कि हो गया 8 प्लस n-1। तो n-1 की जगह आपके पास क्या आएगा, 15 माइनस 1 जो कि हुआ 14 मल्टीप्लाइड विद डिफरेंस जो कि मैंने 2 लिया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये कितना आ रहा है। मेरे पास ये हुआ 15/2 इंटू ये चीज हो गई 18, 28 और 8 हुआ 36, ठीक है। तो 15 इंटू 18 आपके पास आ गया 15 इंटू 18, ये चीज होगी 270। तो आप खुद ही देखो कि बिना इस इंफॉर्मेशन के इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, ये चीज सोचकर कि एओडी की वैल्यूज होंगी वो परफेक्ट होंगी, ठीक है। तो कभी कभी आप क्वेश्चन को स्मार्टली भी कर सकते हो। जैसे पहला हिंट तो यही था कि आप डायरेक्ट एन का मल्टीपल देखो, ठीक है। उसके बाद ये था कि जो चीज यहाँ पर पहले गिवन थी उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया और उससे भी मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी, ठीक है। वरना 2 इक्वेशन बनानी पड़ती उनको सॉल्व करते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एग्जाम में करा करो ताकि आपका समय बचे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको। इस क्वेश्चन को जल्दी मैं करके दिखाऊं कैसे जल्दी कर सकते हैं। 9 से 10 और 15% वाइल सेलिंग यानी कि 20 से 23। देख लो कि यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर आया 2, 18 से 23। तो आपके पास आंसर आना चाहिए कितना, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 500/18 ये चीज कितनी होगी, पहले ही जाएगा 2 बार तो हुआ 36, 140 तो चला जाएगा 7 बार तो हो जाएगा मेरे पास 126 पॉइंट समथिंग परसेंट, 27 पॉइंट समथिंग परसेंट ये करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल ये है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को ए बी एंड सी कैन ऑल टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days in which B takes 4 times as long as A and C to do the work and C takes 3 times as long as C and B to do the work in how many days B alone can do the work। तो यार एफिशिएंसी से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। कैसे होगा ये क्वेश्चन, जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर B और यहाँ पर लिखा है A प्लस C, तो आपको ये गिवन था जो B समय ले रहा है वो 4 गुना है एज कम्पेयर टू A प्लस C, ठीक है।
तो यार जो a प्लस सी है उसकी एफिशिएंसी 4 गुना होगी, तो b की एफिशिएंसी अगर 1 है इसकी एफिशिएंसी होगी 4। ठीक है, अब एक चीज और गिवन थी आपको, वो चीज क्या थी कि जो c समय ले रहा है वो 3 गुना है एज कम्पेयर टू a एंड b टुगेदर। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c, यहाँ पर लिख रहा हूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो c की तुलना में 3 गुना है। ठीक है, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो c की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब यार a प्लस बी प्लस सी जो है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है, तो उसको बैलेंस कर लो। तो ये जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से, और ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो एफिशिएंसी हमारी टोटल बराबर हुई। ठीक है, तो b की एफिशिएंसी अगर 4 है तो a प्लस सी हुआ 16, c की एफिशिएंसी अगर 5 है तो a प्लस बी हुआ 15। ठीक है, ए बी सी की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है 4 5, तो इस हिसाब से a की कितनी हुई, a की एफिशिएंसी आपकी होगी 11। क्या a की एफिशिएंसी आपकी कितनी होगी, 11 होगी। अब देखो क्या गिवन था हमको कि सब लोग मिलके 20 दिन में कर सकते हैं, तो कुल मिला के एफिशिएंसी 20 है, तो 20 इंटू 20 ये तो हुआ टोटल काम। इसको कौन कर रहा है, बकीला बी कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी है 4, तो डिवाइड बाय 4 हमने कर लिया, करेक्ट आंसर आपका आ गया 100। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और सॉल्यूशन आपको अच्छा भी लगा होगा। काफी आसान ये सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऐसे आप लोग एग्जाम में करना, बहुत आराम से करके आओगे। इस सवाल में बताने का वैसे कुछ खास है नहीं, बस ये जो डायग्राम है और ये जो चीज लिखी हुई है थोड़ा सा नया है। ठीक है, पहले शायद डायग्राम नहीं आता था, केवल आपको ऐसे बता दिया जाता था कि हमारे पास 2 सेकंड है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमको डायग्राम भी दिया गया है, तो हो सकता है कि केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दे दिया हो। ठीक है, वही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, a इंटू ए प्लस बी बराबर सी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं इसको कि क्या आ रहा है, हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखो x इंटू एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x किसके बराबर है, c यानी कि 36 इंटू 36 प्लस 14 जो कि हुआ 50। ठीक है, तो यहाँ पर रह गया 18, तो एक्स स्क्वायर आपका 900 आ गया, x की वैल्यू आ गई 30। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the area of the triangle formed by the graphs of the equation 2x minus y plus 8 बराबर 0 and 8x plus 3y minus 24 बराबर 0 and y बराबर 0। पहले यार ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको हम लोग प्लॉट करते हैं। जैसे इक्वेशन मेरे पास है तो वो कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और y बराबर 0 भी आपको गिवन है। तो एक चीज आप लोग समझना कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पहले वो क्या होगा। आप पहले मुझे ये बताओ कि इंटरसेक्शन क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन शायद हम लोगों ने गलत पेस्ट कर दिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्लेस हो गया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऑप्शन दूसरे हैं। हाँ अब ठीक है, जो हिंदी वाला पार्ट था वो मैंने हटा दिया है, उसमें ऑप्शन गलत आ गए थे। अब ठीक है, वही चीज है। क्या हमको करना है मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है वो पहले इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है ये फाइंड करना सबसे जरूरी है। ठीक है, उससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। जैसे आपके पास पहली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -8, और दूसरी इक्वेशन यहां से देखो क्या है मेरे पास, 8x प्लस 3y ये किसके बराबर है, बराबर है 24 के। तो सबसे आसान तरीका तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा और मैंने दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस प्लस वाई 3 प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गए, यहाँ पर है प्लस 8x, ये किसके बराबर है, इधर आपको दिख रहा है कि -24 प्लस 24 तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू 0 हुई, अच्छी बात है। अब यार अगर x की वैल्यू 0 है तो y की क्या वैल्यू होगी, आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8, है ना, y की वैल्यू 8 हो गई। तो मैं ये समझ गया कि जो 2 लाइन मेरे पास थी वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी, 0,8 पर। ठीक है, यानी कि ये वो पॉइंट था 0,8, कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला। यहाँ पर 2 लाइन ने करा इंटरसेक्ट। अब एरिया जो हमको फाइंड करना है वो किसके साथ है, वो एरिया आप देख रहे हो यार कि जो y बराबर 0 लाइन है, y बराबर 0 यानी कि ये वाली जो लाइन है इसके से जो एरिया फॉर्म्ड होगा वो एरिया क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लाइंस है मेरे पास इनको मैं शो नहीं कर रहा, ठीक है, बिना शो करे काम चल जाएगा। उनके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, अगर मैं इसमें y को 0 करूं तो x बराबर आएगा -4, तो एक जो लाइन है उसका एक x कोऑर्डिनेट होगा -4 पर। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है उसका x कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है कि 8x बराबर 24, वो x बराबर 3 पर होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चला कि ये जो डिस्टेंस है यानी कि जो बेस है
मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया, -3, और इधर आगे 3 में गया, तो मेरे पास 7 यूनिट का बेस आ गया। ठीक है, तो हाइट है कितनी, आपको दिख रहा है y बराबर 8 है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 1/2 इंटू 7 इंटू 8, करेक्ट आंसर हो गया 28। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें शायद ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको गिवन है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन व्हाट। तो क्वेश्चन वाला आपसे क्या करवाना चाहता है मैं आपको बताता हूँ। वो चाहता है कि आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और आप एक्स और वाई की पहले वैल्यू निकालो। ठीक है, फिर आप उसको इन चार ऑप्शन में डाल के देखो कि कहाँ पर सेट हो रही है वो वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन वाला आपसे करवाना चाहता है। ठीक है, तो यार सबसे पहले एक चीज तो मुझे इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रही है कि सभी वैल्यूज जो गिवन है ना वो 7 की मल्टीपल है, तो जबरदस्ती इसको मुश्किल बनाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, जैसे अगर हर एक वैल्यू को मैं 7 से डिवाइड कर दूं इन दोनों ही क्वेश्चन में, तो मेरे पास क्या आएगा, 7 से अगर मैंने इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 21x, माइनस इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 231 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो आ जाएगा 33, माइनस 33y, ये किसके बराबर है, 525 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 75। तो पहली क्वेश्चन केवल इतनी सी है जिसको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। दूसरी क्वेश्चन को देखो, वो क्या है मेरे पास, 7 से डिवाइड कर लो तो 11x, माइनस यहाँ पर है 7y, और ये किसके बराबर है, 203/7। ठीक है, सिंपली हो जाएगा 29। तो ये दो क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, इनको मुझे कैसे भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक चीज यहाँ पर दिख रही है थोड़ी बहुत, थोड़ा दिमाग लगाया तब मुझे समझ में आया कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और तो देखूं क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर कर, 2 से मल्टीप्लाई कर कर 3 से करते हैं, 2 से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, 3 से करते हैं ताकि हम इसके क्लोज पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा 33x, यहाँ आपको मिल जाएगा -21y, ये किसके बराबर है, 87 के बराबर है। अब और इस क्वेश्चन में आगे क्या हो सकता है, जैसे इसमें मुझे लग रहा है कि 12-12 का अंतर है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके पास थी 21x माइनस 33y, एक आपके पास 33x माइनस 21y, यानी कि वेरिएबल जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम इनको ऐड कर लेते हैं, एक बार हम इनको माइनस कर लेते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा ऐड करने से शायद कोई फायदा नहीं है, ऐड करने से तो कोई फायदा नहीं, माइनस करके देखते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। माइनस करने पर आप देख रहे हो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, -12x। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि रह जाएगा -12y। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 75 माइनस 87, यानी कि -12। तो जो आपके पास x प्लस वाई है वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आसान हो गया ना। अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसी भी चीज से, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर 11 से, तो मेरे पास आ जाएगा 11x प्लस 11y जो है, या फिर इसको 7 से करो ताकि वो 7y को हम कैंसिल कर सके, तो 7x प्लस 7y, ये 7 के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो, ये जो दोनों इक्वेशन थी इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 7y कट जाएगा। ठीक है, तो 18x कितना आ जाएगा, 36, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख लो, y की वैल्यू हो जाएगी -1। अब इसमें देख लो कि y बराबर x बराबर 2, y बराबर -1 पुट करके देखो, पहले क्वेश्चन में देखोगे तो 18 और -5 यानी कि 18 5 23, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था काफी, पहला स्टेप तो ये था कि इन इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये फालतू में कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई है, इनको थोड़ा सरल बनाना है, फिर आप इनका डिफरेंस ले सकते थे ताकि आप इसको जल्दी सॉल्व कर सको। बाकी आप चाहो तो वो आपके ऊपर है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, बस जल्दी कैसे हो सकता है मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या गिवन है इसमें आपको, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 and the total height of vessel is 13. What is the inner surface area of the vessel? तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, हमारे पास एक वेसल है जिसकी शेप कैसी है, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो ऐसे कुछ शेप है, ये हेमिस्फीयर हुआ और ऊपर हमारे पास एक सिलेंडर है, या फिर नीचे कहीं भी समझ लो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है मुझको, ये जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो 14 है, यानी कि ये जो चीज है इतनी चीज केवल 7 होगी। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ वेसल वो 13 है, तो इतना जो हिस्सा है वो तो 7 रहा होगा, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो 6 हो गया, 6 और 7 13। ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है, इनर सरफेस एरिया।
ठीक है, यानी कि यार हम कह सकते हैं इनर सरफेस एरिया इसका क्या होगा, होलो सिलेंडर है ना, और क्योंकि यार ये वेसल है तो ऊपर से खुला होगा, है ना, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 πr h, 2 × 22/7 इंटू आर आपका हुआ 7, हाइट हो गई 6, ये तो हो गया सिलेंडर वाले पार्ट का। ठीक है, जो इधर वाला पार्ट है वो कितना होगा 2 πr²। तो पहले ये देखो कितना आया, ये आपके पास आया 22, अच्छा 44 × 6, ठीक है, आपके पास आ गया 44 × 6 जो कि वो 264। इतना ऐसा तो सिलेंडर से आपको मिल गया इनर सरफेस एरिया में। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 πr², है ना, πr² होता है 154, 154 का डबल कितना हो जाएगा 308, इनको ऐड कर लो, करेक्ट आंसर आ गया 572। वैसे भी देख सकते थे कि कौन सा इनमें से 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये है। ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, और बेसिक से कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। If 2 men or 4 women or 6 boys can finish a work in 50 days, in how many days will 1 man, 1 woman, 1 boy take to finish the work? देखो, 2 मैन या 4 वुमेन या फिर 6 बॉयज, इनकी एफिशिएंसी जो है वो बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि जो 2 मैन है वो बराबर है 4 वुमेन के, और ये बराबर है 6 बॉयज के। तो एलसीएम ले लो 12, यानी कि मैन की एफिशिएंसी अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो वुमेन की एफिशिएंसी है 3 और बॉय की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, अब ऐसे आप समझो कि ये काम को कर सकते हैं 50 दिन में। ठीक है, तो जो 2 मैन है उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आपने बोला 12, तो 12 × 50 ये हो गया टोटल वर्क। अब इसको कौन कर रहा है, 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय मिलके, यानी कि 6, 3 और 2, ये हुआ 11। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आंसर आपके पास आएगा 600/11, 600/11, ये है करेक्ट आंसर। वही फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, और वो कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, देखने में थोड़ा खतरनाक सा है पर आसान क्वेश्चन है काफी। ठीक है, ये जो चीज एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका है 4x और +2 इसका होल स्क्वायर, ये चीज लिखी हुई है। यानी कि ये जो चीज है ना, ये साइड है, ये आपकी साइड है, पेरीमीटर बताने तो 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स 4x + 2, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, 16x + 8। 2 tables and 3 chairs together cost 12,000. When the cost of table is decreased by 10% and that of a chair is increased by 20%, then 3 tables and 4 chairs together cost 17100. What is the original cost of 1 table and 2 chairs? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। 2t + 3c, ये जो वैल्यू है कितनी है, 12,000। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ टेबल हमने डिक्रीज कर दिए 10% से। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ चेयर है वो इंक्रीज कर दी है हमने 20% से। तो इक्वेशन में फेरबदल काफी होने वाले हैं। अब हमारे पास जो 3 टेबल और 4 चेयर है उसकी कॉस्ट है 17100। तो इस इक्वेशन को जल्दी लिख के दिखाओ, कैसे इसको जल्दी लिखोगे। जैसे अब हमारे पास कितनी टेबल है, 3, तो मैं लिखूंगा 3, पर एक्चुअल में जो टी है वो टी नहीं है, वो क्या है, टी से 10% डिक्रीज हमने कर दिया, यानी कि इंटू 9/10 है, ऐसे हमने लिखा। ठीक है, 4 चेयर्स यानी कि 4c इंटू चेयर में क्या हुआ 20% का इंक्रीज, यानी कि आपके पास हुआ 12/10। ठीक है, ये चीज अब कितनी है 17100। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2070 प्लस 48c किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 171 3 टाइम्स 0। ठीक है, अब आप इसमें से चाहो तो एक 3 को बाहर ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो आपके पास आएगा 90 प्लस 16c, ये किसके बराबर है 171 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ 57। तो आपके पास ये हुआ 57000। ठीक है, तो अब आपके पास दो इक्वेशन है। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए क्या करता हूँ कि मैं इनको हटाता हूँ, ये जो चीज मैंने यहाँ पर करी है इतना मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाए। इसको हम लोग कर देते हैं ऊपर। तो ये दो क्वेश्चन आ गई, कैसे आई ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है, अब इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा कि टी और चे की क्या वैल्यू है एक्चुअल में। ठीक है, ये चीज हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कैसे होगा ये, जल्दी से कौन सा वेरिएबल आप हटाना चाहते हो। देखो 2 और 9 इससे मुझे लग रहा है कि हटा देते तो काम बन जाएगा। वैसे ऐसे गैस करना बड़ा मुश्किल है कि टेबल क्या होगा चेयर क्या होगा, गैस करके नहीं कर सकते, एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो कि इसको मल्टीप्लाई कर लो 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, दोनों को माइनस कर लो,
ताकि मैं चेयर की वैल्यू एटलीस्ट निकाल सकूं। ठीक है, इनको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी माइनस कर लो, 32C माइनस 27C, यानी कि 5 टाइम्स C जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 108,000 माइनस, अच्छा यहां पर है 114,000, इसमें से माइनस हो रहा है 108,000, तो जो 5C है उसकी वैल्यू आपके पास आई है कितनी, 6,000 रुपए। तो जो चेयर की कॉस्ट है वो है 1,200 रुपए। ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर लिया। चेयर की कॉस्ट कितनी है, 1,200 रुपए है। तो यहां से आप देख लो कि जो 3 चेयर उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, 3600। ठीक है, तो जो 2 टेबल है उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, 1200 में से 12,000 में से हटा दो आप लोग 3600, तो आपके पास कितना बच जाएगा, अगर मेरे पास है 12,000, उसमें से मैंने हटा दिया 3600, तो आ गया 8,400। तो जो टेबल है ना यार उसकी कॉस्ट रही है 4,200 रुपये। अब बताओ, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। वन टेबल यानी कि 4,200 प्लस 2 चेयर यानी कि 2,400, 4,200 2,400, आंसर आ जाएगा 6,600। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और देखने में शायद आसान थोड़ा सा लगा हो आपको, पर सच बता रहा हूँ एग्जाम में यही वो सवाल है जो आपके 2 मिनट 3 मिनट खा जाएगा और आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते थे। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको पहले से करवाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेइंग 15,000 kg is rolled into a square bar 4 meter long. An exact cube is cut off from the bar. How much does the cube weigh? तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली बार में देखने में शायद आपको ऐसा लगा हो कि ये सवाल में क्या है, पर एक्चुअल में आप समझो, अब क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर, तो मेरे पास इस तरीके से कॉपर का ब्लॉक था। ठीक है, जो कि 1 मीटर क्यूब का था, यानी कि हम ये समझ सकते हैं थोड़ा और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं, तो ऐसा हमारे पास एक क्यूब का ब्लॉक था। ठीक है, जिसमें 15,000 किलोग्राम कॉपर था। ठीक है, अब आप ये समझो कि इसकी सभी डायमेंशन क्या रही होंगी, 111, तभी तो जो वॉल्यूम है वो आपका 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसको अगर मैंने शेप दे दी एक ऐसे बार की जिसकी लंबाई मैंने ले ली कितनी, 4 मीटर, तो जो शेप होगी वो कैसी बन जाएगी, आपने बोला इस तरीके से अब शेप बन गई, 4 मीटर में लंबाई दी थी, तो ये अब नई शेप है। ठीक है, यहाँ पर शेप में ट्रांसफॉर्मेशन करा गया है, ये अब नई शेप है। ठीक है, इस शेप में आपको ये पता है कि जो मेरे पास इधर का हिस्सा है, जो लंबाई है वो 4 है। पहले ही लंबाई कितनी थी, पहले तो एक ही थी, सारे डायमेंशन पहले 1 थे। ठीक है, ऐसी कोई शेप अब आ गई है। अब इसमें आपने क्या करा है कि आपने एक एक कॉर्नर से आपने क्यूब को कट करा है। ठीक है, तो ये जो क्यूब रहेगा, इस क्यूब की डायमेंशन क्या होंगे, ऐसे आप लोग समझना कि यहां से हमने क्यूब हटा लिया, कॉर्नर से हमने ऐसे क्यूब हटाया है, ये अब आपका एक क्यूब है जो हमने साइड से हटाया है। ठीक है, इसके डायमेंशन आप लोग समझो कि इसके डायमेंशन क्या होंगे। तो पहली चीज तो ये कि आप वॉल्यूम बराबर करो। इसकी वॉल्यूम क्या थी, 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 × 1 × 1, ये किसके बराबर है, यहाँ पर आपके पास है 4। ठीक है, 4 मीटर, और ये है × x, क्योंकि अगर ये क्यूब हम काट रहे हैं तो जो इसके 2 डायमेंशन होने चाहिए थे, ये वाले और ये वाले, वो तो बराबर होने चाहिए थे, x। ठीक है, तो जो x आपके पास है वो कितना आया, आपने बोला 1/2, तभी तो काम बनेगा। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है आपने कैसे निकाले, 1/2, तो जो क्यूब हमने काटा है उसकी जो साइड है वो हमारे पास 1/2 मीटर है। ये चीज निकालने ही क्वेश्चन में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज है उससे समझना इस क्वेश्चन को इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो 1/2 मीटर जो मेरे पास नया क्यूब आया है वो 1/2 मीटर का है, जब मैंने इसके कॉर्नर से ऐसे क्यूब काटा है। ठीक है, अब देखो 1/2 मीटर है, पहले क्या था, 1 मीटर का क्यूब था, तो पहले वजन मेरे पास कितना था, पहले वजन था 15,000। अब आप देख रहे हो साइड आधी हो गई, यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, आपने बोला कि 1/8 मीटर क्यूब इतना हो जाएगा। ठीक है, x × x × x, तो जो वजन है वो भी कितना हो जाना चाहिए, 1/8 ही तो हो जाना चाहिए। तो मेरे पास जो 15,000 उसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो पहले वजन था उसका 1/8 हो गया, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आया है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर देना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कुछ भी करो, पर ये क्वेश्चन अगर दोबारा आया तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको करके आओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, समझो इस सवाल को, क्या गिवन है इसमें आपको,
Mohan starts a business with a capital of 170,000. He incurs a loss of 4% during the first year, but he makes a profit of 5% during the second year on his remaining investment. Finally, he makes a profit of 25% on his new capital during the third year. Find his total profit at the end of 3 years. तो यार क्वेश्चन बेसिकली वही है कि एक गांव की पॉपुलेशन इतनी थी, 4% कम हो गई, फिर 5% बढ़ गई, फिर 25% बढ़ गई, तो अब ये बताओ पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। वही तो चीज है, बस उसकी जो फ्रेमिंग है वो अलग कर दिया। यहाँ पर आपको एक वो दे दिया अमाउंट, उस पर आपको नुकसान और फायदा बता दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखो कि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पुरानी चीजों को ही अलग तरीके से यहाँ पर शो करा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सवाल को हम लोग, पहले 4% का नुकसान हुआ, यानी कि जो चीज 25 थी ना यार वो 24 रह गई। उसके बाद 5% का फायदा, यानी कि 20 जो था वो 21 बन गया, ठीक है। फिर फाइनली क्या हो रहा है हमारे पास, 25% का फायदा, ठीक है, यानी कि जो 4 था वो सडनली 5 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो काटा बेटी मचा दो, यहाँ पर रह जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा आपका 5। तो जो चीज 100 थी ना वो कितनी बनी है, वो आपकी बन गई है 121 इतनी, ठीक है। अब ये जो 100 था इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, 170 3 टाइम्स 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 126 है, सॉरी ये है 126। अब ठीक है, तो जो 100 था उसकी वैल्यू गिवन थी और मुझे 26 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 26 इंटू 1700, ये आपका आंसर है 44200। मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। काफी अच्छा ही क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम अगर छोटा है तो क्वेश्चन भी छोटे ही होंगे। जो सवाल यहाँ पर टीसीएस डाल रहा है ना एग्जाम के अंदर, वो डिपेंड ही नहीं करता कि कौन सा एग्जाम है। सीजीएल में हो सकता है कि क्वेश्चन सरल आ जाए, और यहाँ आप देखो कि जो हेड कांस्टेबल के एग्जाम है, ड्राइवर के एग्जाम है, उसमें कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, पर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों है, ये क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें अच्छी है। तो पहली चीज तो ये कि जो पहला डिस्काउंट है वो 12% का है, ठीक है। तो जो चीज 950 की थी वो कितनी की हो गई, तो आपने देखा कि 95 और 19 यानी कि 116 हटा दो, 114 हटा दो, तो आपके पास आ जाएगा 836, इतनी की हो गई। 836 से फिर वो चीज हुई 740 की। तो यहाँ कितने का डिस्काउंट हमने दिया होगा, यहाँ जो डिस्काउंट हमने दिया है वो कितने का है, वो है 96 का, ठीक है। 96 का डिस्काउंट है, तो ये कितना परसेंटेज में, ये आपको बताना है बस। तुम्हारे पास है 9600, ये कितना परसेंट है, 836 से आप डिवाइड कर रहे हो। ये चीज आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन क्वेश्चन में है, 9600 डिवाइडेड बाई 836, इससे आपको आंसर मिलेगा 11.48%। मेरे पास तो कैलकुलेटर रखा हुआ है तो मैंने उसको कर दिया, पर एग्जाम में ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आंसर परफेक्ट आएगा हमेशा, डेसिमल में आप खुद ही देखो कि कितने सारे आंसर ऐसे हैं जो डेसिमल में हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इतना मुश्किल है नहीं जितना देखने में लग रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग इस सवाल में, जैसे आपको देखा कि 0.234 तो 3434 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं ये करूंगा कि जो 10x है वो कितना होना चाहिए, 10x आपका हो जाएगा, इस 2 को मैं आजाद कर रहा हूँ यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा 2.34 बार, ठीक है। तो जो 2 था उसको मैंने हटा ही दिया वहां से, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है, केवल 34 रिपीट हो रहा था। अब यहाँ मैं इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1000x। ये कितना हुआ, ये हुआ 234.34 बार, इनका डिफरेंस ले लो, तो 990x जो है वो बराबर है 232 के। x की वैल्यू क्या आ गई, 232 बटे 990। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिना सिंप्लीफाई करे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वहां पर लिखा है लोएस्ट टर्म्स, ठीक है। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें मेरे पास 2 कॉमन है, ठीक है। 2 से पहले मैं इसको काट दूं दोनों को, 2 से काटने पर यहाँ पर आया 116, नीचे क्या आया 495, ठीक है, यही तो चीज है 495। अब आप देख लो किसी और से कटेगा ही नहीं है, और किसी से कट ही नहीं रहा, तो डिफरेंस ले लो। 495 माइनस 116, ये है करेक्ट आंसर 379, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ KNAGA, 5 letter words are made with or without meaning. If these words are arranged as in dictionary, then the word NAAKG will appear at what place? तो देखो इस तरह के सवाल जो है वो मुझे ज्यादा करने आते तो है नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आप लोग समझ लेना मेरे से, वरना आप लोग इसको कहीं और देख लेना, ठीक है। ट्राई मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को केवल, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। NAAKG, तो पहली चीज, जब भी मुझे क्वेश्चन कोई नहीं आता तो मैं सबसे आसान तरीके से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं देखूंगा कि अगर मैं पहले लेटर को ए लेता, मैंने पहले को ए ले लिया, तो मेरे पास 4 लेटर का स्पेस और बचा हुआ है, ठीक है। अब इनमें मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इनको कितने तरीके से फिल कर सकते हो। पहले मैंने रख दिया ए को, अब कितने लेटर रह गए, 4 लेटर, और चारों लेटर अलग अलग है, अच्छी बात है। चारों लेटर जो बचे हुए हैं NAG और K, वो सब अलग है, यानी कि इनको फिल करने के कितने तरीके हुए। यहाँ पर मैं 4 में से किसी को ला सकता था, यहाँ पर मैं 3 में से किसी को ला सकता था, यहाँ पर 2 में से किसी को, यहाँ पर तो एक ही रह गया बेचारा। यानी कि इधर जो नंबर ऑफ वेज थे वो थे 24, ठीक है। अब देखो ए को मैं यहाँ पे पहले ला चुका हूँ, तो मैं जो दूसरा वाला है उसको मैं दोबारा यहाँ पर नहीं लाऊंगा, वरना सेम चीज रिपीट होने वाली है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो अल्फाबेट है मेरा, मैं यहाँ पर डिक्शनरी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट में अल्फाबेट को लेने वाला हूँ वो कौन सा है, आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा अब जी है, तो मैं यहाँ पर जी को लाता हूँ। पर अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। क्यों कॉम्प्लिकेट हो गई, क्योंकि अब मेरे पास जो बाकी के 4 अल्फाबेट की प्लेस हैं उसमें 2 बार ए है। ये चीज आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 बार ए बच गया ना, AAGK, AANK, ये अब अल्फाबेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अब हो गई। अब आप ये देखो कि जब मेरे पास 4 एलिमेंट हैं और उनमें से 2 एलिमेंट एक जैसे हैं, तब जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उसका फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है। वो फॉर्मूला होता है यार कि 4 फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर देते हैं, जो चीज इतनी बार रिपीट हो रही है, जैसे ए आपको 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपने लिखा 2 फैक्टोरियल, इतने वेज आते हैं। यहां से आपको मिलेगा कि 12 तरीके, यानी कि 12 वर्ड्स अभी भी आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ाओ, जी के बाद आप लोग क्या लिखने वाले थे, आप लिखते हैं यहाँ पर के को, ठीक है। सेम चीज के संग रिपीट होती है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बार ए आता, ठीक है, 2 बार ए, फिर एन और जी, तो यहां से भी जो नंबर ऑफ वेज मिलते हैं वो सेम होते, 12, है ना। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाता। तो अब आप देख रहे हो कि अब आखिरी जो हमारे पास अल्फाबेट है वहां तक आ चुके हो, एन वाले पे। तो अब मेरे पास एन है, ठीक है, एन, ये स्टार्टिंग में है। अब थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे आप देखो AAKG, तो पहला वर्ड जो मैं बनाता एन के साथ, जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा होती, सबसे अच्छी रैंकिंग जिसकी होती, वो वर्ड में क्या होता, आपने बोला AAG फिर के, ये होता, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखो कि सिस्टमेटिकली हम चल रहे हैं, ए सब छोटे हैं, जी है वो के से छोटा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो वर्ड होने वाला था, नेक्स्ट वर्ड वो क्या होता, एन। आप ट्राई करते कि ए तो यहीं पर रहे, जो के है वो इधर आ जाता और जी आपका यहाँ चला जाता, और एक्चुअल में यार यही वो वर्ड है जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन कौन सी हुई, देखो 12, 24, 12, 12, 48 यहाँ पर हो गए थे, ये था आपका 49th, ठीक है, और ये था आपका 50th। तो यार मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, और सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा। आप याद करो कि अब जब आप 10वीं 11वीं 12वीं में थे तब ऐसे सवाल होते थे और आप इनको ऐसे ही करते थे, ठीक है। ये सवाल वहां भी लोगों को परेशान करते थे, और हो सकता है कि भविष्य में भी एसएससी इनको पूछे, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब कम सवाल आने हैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 टाइम्स ax माइनस by प्लस 4a प्लस 4b प्लस a प्लस 4b बराबर 0, और फिर एक और इक्वेशन गिवन है, इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वॉट। तो यार 2 इक्वेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। आपको बताना है कि इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस सवाल में जबरदस्ती मुश्किल बनाने के लिए ए और बी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब कि ए और बी की मैं अपने मन से कोई भी वैल्यू अगर लेता तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, ठीक है। अल्टीमेटली हो ही रहा होगा कि ए बी कहीं ना कहीं से कट कटाकर कुछ ना कुछ बच रहा होगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं ए और बी को दोनों अपने मन से 1 डाल दूं। मैंने क्या करा कि ए बराबर बी बराबर 1, ये अपने मन से मैंने पुट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बचा, आपके पास बच गया 2x माइनस 2y, ये वैल्यू किसके बराबर है, यहां पर आ गया -5, ये बराबर है -5 के, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में क्या आएगा, 2x प्लस 2y, ये किसके बराबर हुआ, यहां पर बना -3, तो उधर जाके हो जाएगा 3। इतना आपको समझ में आया।
अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरे पास आ जाए 4x बराबर कितना, -2। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करो। y कितना होगा, अगर x बराबर -1/2 है तो 2x आपको दिखा के -1 है, तो यार जो 2y होता वो कितना होता, 3 + 1, यानी कि वो आपके पास हो जाता सिंपली कितना, 4। जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देख लो, वैल्यू डाल के यही सही हो रही होगी। करेक्ट आंसर दिख रहा है हमको 3y यानी कि 6 और 4x हो जाएगा -2। 6 - 2 ये आपके पास हो गया 4। ये है करेक्ट आंसर। अब इस सवाल को देखो, ये भी एग्जाम में आया है। क्या है इसका सॉल्यूशन, देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और क्या है ये सवाल, मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखा s बराबर 3/2 + 5/4 + 7/8 ऐसे करके सीरीज लिखी हुई है। और मैं सही बताऊँ तो मैंने क्वेश्चन को बहुत ट्राई करा, मेरे से नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर देखा, तब जाके मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपके रडार का होगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ सकते हो आप एग्जाम के अंदर। s/2 आप लिखो, s/2 क्या होगा, यहाँ मेरे पास है 3/4 + 5/8 + 7/16, इस तरीके से सीरीज होगी। अब आपको इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, जो मेरे को आंसर पता है रटा रटा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑनेस्टली एकदम। यहाँ पर आपके पास है s/2 किसके बराबर हो गए, ये जो 3/2 है ये तो यहीं पर रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला, 3/2। ठीक है, प्लस अब यहाँ आप देखो 5/4 में से आपने 3/4 हटाया तो आपके पास कितना बच गया, 2/4। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या बच गया, 7 - 5 यानी कि 2/8। तो ऐसे करके सीरीज आपकी बन गई 2/4 + 2/8 + 2/16, ये सीरीज यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सिंप्लीफाई करो, क्या होगा मेरे पास, 3/2 तो यहाँ है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर अब 1/2 + 1/4 वही सीरीज बन गई है। ठीक है, एक जीपी आपके पास बना, तो कितना आंसर होगा, 3/2 तो यहाँ पर है, प्लस 1/2 इंटू a/1 - r। पहला टर्म आपका है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है, यानी कि 1/2 यहाँ पर आना चाहिए, है ना। अच्छा यार, वहां अगर मैंने 1/2 कॉमन लिया ना तो पहला टर्म आपका यहाँ पर 1 भी होगा, एक 1 प्लस ये भी होगा। ठीक है, यानी कि 1/1 - r ये होगा करेक्ट। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर है 1/1 - r, क्योंकि मैं उसमें से 1/2 पहले कॉमन ले चुका हूँ। अब ये चीज देखो कितनी है, आपका है 3/2 और प्लस है यहाँ पर 2 टाइम्स 1/2 यानी कि सिंपली 1 है, तो आपके पास ये 5/2 है। तो जो s/2 है वो 5/2 है, यानी कि s आपका 5 है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ना बनना हो छोड़ देना पेपर के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही लेते हो, इसमें कुछ खास है नहीं। देखो इसको मैं कैसे करता हूँ कि मैं इन वैल्यूज को लिख लेता हूँ थोड़ा आगे तक, और फिर मैं इनको प्लस माइनस कर लेता हूँ, आराम से हो जाता है। ये तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो आप लोग थोड़ा सा। क्या कह रहा है सवाल ये आपसे कि दो पैरेलल कॉर्ड मेरे पास है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 42 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा। तो इस चीज को आप लोग समझना कि हमारे पास ऐसे करके फिगर बनना है। ठीक है, ये अगर मैं सेंटर ले लूं, ये मेरे पास सेंटर है ओ, तो ये इधर 90 होता है, ये 90 परपेंडिकुलर में ड्रॉप करा है। ठीक है, तो इधर आपके पास आएगा 18 और इधर आपके पास कितना आ जाएगा, ये जो चीज है ओडी वो कितनी हो गई, 48 का आधा। ठीक है, अच्छा ये इधर से लेकर हाफ जो है सीडी का हाफ वो है 24। ठीक है, अब ऐसे आप लोग समझो कि अगर मैं ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन से देखूं 60 का आधा अगर ये 30 होता तब ये चीज कितनी आती, तो आपने बोला यार ये चीज 18 आ जाती। ठीक है, और ये देखो कि अगर ये 18 ये 30 है तो इधर ये 24 आ जाता। ठीक है, वही बात है कि उस ट्रायंगल को फ्लिप करके आपने यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल बना दिया। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि उस ट्रायंगल को फ्लिप करके वो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसी को फ्लिप करके नीचे रख दिया है, और ऐसा बहुत बार होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 30 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30 मतलब रेडियस है, डायमीटर हो जाएगा 60। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इस सवाल में सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स x, y कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 43 सच दैट x लेस देन y एंड द सम ऑफ x एंड y इज इवन।
तो अच्छी बात है कि ये कंडीशन हमको यहाँ पर दी गई है। अगर x प्लस वाई का समेशन आपका इवन है तो ये कैसे हो सकता है? देखो, तब हो सकता है जब या तो x और y दोनों इवन हो। अगर आपके पास कभी भी लिखा हुआ है x प्लस वाई ये इवन है, तो ये तब हो सकता है या तो ये इवन हो और ये भी इवन हो, या फिर ये तब हो सकता है जब x आपका ऑड हो और y भी आपका ऑड हो। अगर एक ऑड है और एक इवन है तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। या तो दोनों इवन होने चाहिए या फिर दोनों ऑड होने चाहिए। इतना फिलहाल हमको समझ में आया, ठीक है। तो पहला केस हम लोग ये लेते हैं जब हमारे पास दोनों इवन है, ठीक है। तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? जैसे दोनों वैल्यूज अगर मेरे पास इवन होंगी, अब ऐसे समझो, पहले मैं इवन वाला केस ले रहा हूँ, तो मैं इस ऑड को पहले हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने हटाया, दोनों को मैं इवन ले रहा हूँ, ठीक है? और ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना कि x लेस देन वाई है, ठीक है। तो अब पहले मुझे बताओ कि मिनिमम वैल्यू जो x की मैं ले सकता था वो क्या होती? वो वैल्यू होती 2। उस केस में जो y होता उसकी कितनी वैल्यूज होती? तो आपने बोला यार कि y की कितनी वैल्यूज होती? यहाँ पर मैं 4 भी ले सकता था, 4 से लेकर इनफैक्ट मैं 42 तो कुछ भी ले सकता था, ठीक है। तो यहां से मुझे कितने पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं? क्या 4 से लेकर 42 तक टोटल में कितने नंबर्स हैं? और इवन वाले 4, 6, 8 इस तरीके से टोटल कितनी वैल्यूज आपको मिल रही हैं? आप मुझे ये बताओ। देखो, आप बोलोगे यार कि यहाँ से जो वैल्यूज हमको मिल रही है वो कितनी है, इनका डिफरेंस ले लो। हुआ 38, उसको डिवाइड करो 2 से तो हुआ 19, ठीक है। 38 को मैं डिवाइड कर दिया 2 से तो मेरे पास आया 19, और 19 में ऐड कर दिया मैंने 1 यानी कि 20। यहाँ से मुझे वैल्यूज जो मिल रही है तो मेरे पास है 20, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते जाओ, जैसे अब जब आप आगे बढ़ोगे तब क्या होगा? जैसे आपने अब लिखा 4, तो एक एलिमेंट आपका कम हो गया 4, ठीक है। अब जो सीरीज है वो आपकी 6 से लेकर 42 तक है ना, 6, 8, 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपका कम हो गया, सही कह रहा हूं मैं? एक एलिमेंट आपका हो गया कम। तो यार ये जो सीरीज है इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो आपने बोला यार कि एक एलिमेंट कम कर दो यानी कि 19। तो ऐसे करके जो एलिमेंट्स है ना यार आपके कम होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो बचेगा वो 0 या 1 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इतने जो पॉसिबिलिटी से पहले यहां से हमको मिल गए, ठीक है। यानी कि यहां से मुझे टोटल कितने पेयर्स मिले? तो आपने बोला यार कि 1 से लेकर 20 तक का समेशन जो कि होता है 20 इंटू 21/2, ठीक है। यानी कि 210। 210 केस मुझे यहां से मिल गए जब मैंने x प्लस वाई को इवन ऐसे लिया कि दोनों ही इवन हो, ठीक है। अब दूसरे केस भी तो होंगे, वो केस कौन से होंगे? जैसे पहले मैं इसको साइड करता हूँ, ये जो हमने ड्रॉ करा है इसको थोड़ा साइड में करते हैं ताकि स्पेस बना रहे। इसको कहां पर करते हैं? यहां कर देते हैं, ठीक है। यहां पर नहीं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ। देखना, दूसरे केस में हमारे पास क्या है? जब मैं दोनों को ऑड ले रहा हूं, x प्लस वाई ये आपका इवन तब आ रहा है जब मैं दोनों को ऑड ले रहा हूं, ये भी ऑड और ये भी ऑड। अब आप मुझे ये बताओ यार कि अगर मैं x को 1 लेता, ठीक है, ये ऑड है, अगर मैं x को 1 लेता तो y की वैल्यू भी क्या ले सकता था? आपने बोला यार हम 3 ले सकते थे। 3 से लेकर हम लोग कहां तक वैल्यू कोई भी ले सकते थे? 3 से लेकर हम लोग 43 तक कोई भी वैल्यू ले सकते थे। यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हुए? 1 से लेकर 3 से लेकर 43 तक। तो आपने बोला यार कि डिफरेंस 40/2 यानी कि 20, 20 और 1 21। तो यहाँ पर आपको 21 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप एक वैल्यू को बढ़ाओ तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2। जब ये 2 है, सॉरी जब यहाँ पर 3 है, तब जो वैल्यू आप वो आप कहां से ले सकते हो? 5 से ले सकते हो 43 तक कोई भी, ठीक है। यहां से आपको कितने टर्म्स मिले? यहाँ पर 20 मिले। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? इसमें आपका 21 से लेकर 1 तक का समेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितने पेयर मिलेंगे? यहाँ आपको मिल जाएंगे 21 इंटू 22 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? हो जाएगा 21 इंटू 11 यानी कि 231। तो 231 आपको यहाँ से मिल गए, दोनों को ऐड कर लो। 210 और 231, करेक्ट आंसर आपका हो गया 441। ये है करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन था और ये सवाल बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ लोग जो लोग नंबर सिस्टम में अच्छे हैं ना, वो मेरी बात मानो वो इस क्वेश्चन को भी पेपर में कर देंगे, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है कि उनकी नंबर सिस्टम की तैयारी अगर ज्यादा अच्छी है तो ही वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेश्चन अभी आ गया ना एग्जाम में, अब अगर ये दोबारा आता है तो मैं चाहता हूं कि आप इस पोजीशन में हो कि एटलीस्ट आप इसको टच कर पाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास कुछ है नहीं, डिस्कस कर लेते हैं फिर भी हम लोग। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो वही बात है जैसे हमने भी डिस्कस करा था ना, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर यहाँ पर एक कोन है, पहले केस में सिलेंडर था, ठीक है।
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको गिवन है 5.6, अच्छी बात है क्योंकि ये हमारा मल्टीपल है, ठीक है, 7 का। कैलकुलेशन हो सकता है आसान रहे थोड़ी सी, तो इधर ये भी आपका 5.6 रहेगा। टोटल हाइट गिवन होगी, हाँ कितनी गिवन है 11.6, तो ये जो हिस्सा है ये आपके पास आ गया 6, ठीक है, इधर ये 5.6 है। आपको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। तो यार वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों वॉल्यूम को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ऊपर वाले का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी कि 5.6 इंटू 5.6 इंटू यहाँ पर हो गया 6। ये चीज देखो कितनी आ रही है, यहाँ पर रह गया 0.8, तो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 2, तो ये आपका हो गया 22 इंटू 1.6 इंटू 5.6। ये चीज सिंप्लीफाई करनी ही पड़ेगी और इसमें कोई और उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। नीचे वाली चीज जैसे जो है हेमिस्फीयर, उसका कितना वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6। और यहाँ तो आप लोग देख लो जो जो नीचे 3 है वो भी नहीं कटने वाला, यहाँ पर है 0.8, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसमें बहुत अच्छी खासी है, ठीक है, तो उसने पहले ही बोल दिया है कि आंसर डेसिमल में आने वाला है, ठीक है। क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आप बताओ, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। पहले ये कर लेते हैं 22 इंटू 1.6 इंटू 5.6। मेरे पास तो कैलकुलेटर है, पर तुम पेपर में कैसे करोगे ये तुमको सोचना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्लोज टू आपकी आ रही है 197.12 समथिंग आ रही है, ठीक है। और ये वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर से तो मैं करके बता देता हूँ आपको, 2 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो आपकी वैल्यू थी 3, तो आपके पास आ जाएगा 367 समथिंग, ठीक है। 368 आ रहा है, क्लोज टू 368। इनको ऐड करोगे तब आंसर आएगा, ठीक है, 565। आप चाहो तो इसमें अप्रोक्सीमेशन करो या कुछ भी करो, पर एट द एंड बात यह है कि कैलकुलेशन इसमें बहुत है, ठीक है। और देख लेना कि जब भी ऐसा लिखा हो ना क्लोजेस्ट इंटीजर, तो समझ जाना कि क्वेश्चन बनाने वाले ने आपके संग खेला कर दिया है, ठीक है, और वो चाहता नहीं है कि आप इसको कर पाओ। पर एक अच्छी बात इसमें ये है ऑन अ पॉजिटिव साइड, कि जो ऑप्शन है वो दूर दूर है, ऑप्शन दूर है, तो आप अपने मन से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जाम में बैठा होता ना, तो मैं क्या कर रहा होता कि मैं देखता कि ऑप्शन दूर है। अब मैं क्या कर रहा होता, आपने देखा 22 इंटू 1.6, अगर मैं इसका वैल्यू देखूं तो कितना होने वाला है, 22 इंटू 1.6। अगर मैं इसका 1.5 लेता तो मेरे पास आता 33, ठीक है। 33 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 34 मान लेते हैं। 34 इंटू 5.6, तो 34 का 5 गुना कितना होता, तो आपने देखा 170। 170 में 34 का आधा 17 और जोड़ दिया यानी कि 190 के क्लोज हो गया। तो ये वैल्यू मैं 190 निकाल देता, क्लोज टू 190 है। फिर मैं यहाँ पर आता, यहाँ पर मेरे पास 2/3 टाइम्स 22/7। अब देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपकी 3.14 होती है, तो मैं इसको जो 3 का डिनोमिनेटर उससे मैं उड़ा देता, या तो हटा दिया, ठीक है। 3.14 को मैंने 3 से उड़ा दिया, और यहाँ कितना मेरे पास बचता, यहाँ मेरे पास था 5.6 का होल क्यूब, ठीक है। ये थोड़ी दिक्कत होती, तो 5.6 3000 मान लिया, ठीक है। इसका आप फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो 5.6 से, तो वो कितना हो जाएगा 158। तो 158 पॉइंट समथिंग, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो हमारे पास ये 330 के समथिंग आ गया, ठीक है। तो 330 और 190 में जोड़ता, फिर मैं आंसर को टिक कर देता, ठीक है। तो वो चीज डिपेंड करती है कि आप कैसे कितनी जल्दी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन दूर हो तो आप अप्रोक्सीमेशन करना, जो भी माइंडसेट होता है वो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी डायमीटर है सर्किल का विद सेंटर ओ, 80 टेंजेंट है। अगर एंगल ए ओ क्यू 68 डिग्री है, ए ओ क्यू 68 है, तो आपको 80 क्यू बताना है, ठीक है। यार ये जो एंगल है ये तो गिवन है मुझे 68 डिग्री, है ना, ये आपका है 68 डिग्री। मुझे क्या बताना है कि एंगल ए टी क्यू ये कितना होगा। देखते हैं कि कैसे होगा ये सवाल, ज्यादा मुश्किल वैसे लग नहीं रहा देखने में। ऐसे समझो आप लोग कि यहां पर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, जैसे ये तो 90 होता है, ये तो 90 डिग्री है सबको पता है, ठीक है। इधर वाला जो एंगल है वो कितना है 112। अब ये रेडियस ही तो है, तो यानी कि जो बच गया 68 उसको डिवाइड कर दो दोनों में, तो ये आपका जाएगा 34। ये वाला एंगल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपका गया 34 डिग्री, ये 34 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 56। आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बस देखने में जो फिगर था वो थोड़ा सा नया था,
इफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस एम वाई बराबर 19, एम की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला जा रहा है, ठीक है, और उस वैल्यू को यहाँ पर डालना है, एम की वैल्यू को निकालनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम है। तो पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आया 10x माइनस 12y बराबर 114। दूसरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आया 21x माइनस 12y बराबर 3 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो आ जाएगा 147। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो आ जाएगा 11x बराबर 33। x की वैल्यू 3 आ गई, बस x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6y आपका आ गया कितना, अच्छा 21 माइनस 49, तो आपके पास ये आ जाएगा -28, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आई, -7। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डाल दो, तो 4x हुआ 12, 12 माइनस 7m जो है वो बराबर है 19 के, तो m की वैल्यू आ गई -1। ये है करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था काफी। In some benches, if 5 children sit on each bench, 2 children will have no bench to sit on. If 6 children sit on each bench, then one bench remains unoccupied. What is the sum of number of children and number of benches? तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है सवाल हमसे। एक रूम है जिसमें कुछ चिल्ड्रन है और कुछ बेंचेस हैं, ठीक है। अगर 5 बच्चे एक बेंच पर बैठते हैं तो 2 बच्चों के पास यहाँ पर कोई भी बेंच नहीं होगी, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो सी है और जो नंबर ऑफ बेंचेस है वो बी है, ठीक है। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि अगर हर एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो हुआ 5b, ठीक है। और 2 बच्चे ऐसे जो नहीं बैठे हैं, तो ये होना चाहिए टोटल चिल्ड्रन, तो c बराबर 5b प्लस 2। पहली चीज तो ये, अगर 6 बच्चे हर एक बेंच पर बैठते हैं तो एक बेंच ऐसी है जिस पर कोई भी नहीं बैठा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बेंच पर कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे। और जो टोटल नंबर ऑफ बेंचेस हैं, ठीक है, उनमें से एक बेंच मुझे कम लेनी है क्योंकि एक बेंच खाली है। तो ये जो है ये होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो 2 इक्वेशन मेरे पास आ रही है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि इनको सोल्व करूँ। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर लूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा दोनों को इक्वेट कर देते हैं, माइनस क्यों करना, इक्वेट कर दूँ तो 5b प्लस 2 जो है किसके बराबर है, 6b माइनस 6 के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो b है उसकी वैल्यू आ गई 8, ठीक है। b की वैल्यू अगर 8 है तो c कितना आ गया, 42 आ गया। यहाँ से मुझे क्या बताना था, सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड बेंचेस, तो 42 और 8 इनको ऐड कर लो, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 50, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन ही परचेजेस अ वॉशिंग मशीन ऑफ ₹22,000 और फॉर ₹9,000 कैश डाउन पेमेंट एंड 2 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 ईच, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट। करते हैं सवाल को, देखो 22,000 में से अगर उसने 9,000 कैश दे दिया डाउन पेमेंट में तो कितना पैसा और बचा हुआ है 13,000। तो जो 13,000 है इसकी वर्थ आप मुझे बताओ, इसकी वर्थ क्या होगी 2 महीने बाद, क्योंकि 2 मंथली इंस्टॉलमेंट बाद सारा जो भी पैसा था उसने वापस चुका दिया, ठीक है। इसकी वर्थ मुझे बतानी कि 2 महीने बाद कितनी होगी, ठीक है। तो रेट मैंने मान लिया कि जो पूरा ईयर है उसका रेट है आपका R%, ये मान लेते हैं। इस हिसाब से जो इसकी वर्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो यार आपने बोला कि 13,000 को मल्टीप्लाई कर लो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर मेरे पास आ जाएगा 100 प्लस 2r डिवाइड बाय 100, ये बात है, ठीक है। अब आप कोई भी फैक्टर ले सकते थे, आपके पास आएगा 100 प्लस 2r डिवाइड बाय 100, इतनी वर्थ होगी। अब ये समझो जो इंस्टॉलमेंट है उसका गेम क्या है, पहले मंथ में आपने एक इंस्टॉलमेंट दी, सेकंड मंथ में आपने एक इंस्टॉलमेंट दी। जो पहली इंस्टॉलमेंट थी उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट पर आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब तो सारा हिसाब ही चुकता हो गया। तो पहली इंस्टॉलमेंट पर आपको 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट थी कितने की थी, 8,000 की थी, यानी कि जो 8,000 है इस पर आपको मिलना चाहिए 100 प्लस r डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये चीज आपको मिलनी चाहिए, लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर इनटू है, ये इसकी वर्थ होगी 1 महीने बाद, ठीक है। अब आप ये देखो कि आर जो मेरा यहाँ पर निकलेगा वो आपका मंथली रेट ही तो होगा, है ना, क्योंकि आप देखो R%, अगर मैं मान के चलो कि मंथली रेट है
तभी ये काम बनने वाला है, ठीक है। ईयरली रेट अगर वो होता तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड बाय 12 कर रहे होते, तो ये आपका आर जो है यहाँ पर मंथली रेट है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे जो ईयरली रेट होगा। अब देखो अगला जो 8,000 है उस पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसकी जो वर्थ है वो इसके बराबर है, ठीक है, जितना पैसा आपको देना था। ये चीज अब आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। तो देखो 20 से 20 काट दो, यहाँ पर आ गया 8,000 प्लस 80,000 प्लस 8,000 जो है किसके बराबर है, यहाँ पर भी 20 मैंने काट दिए, हमें मेरे पास आ गया 13,000 प्लस 260 आर। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि जो 180 आर है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 16,000 माइनस 13,000 यानी कि 3,000। तो इसको हटा दो, कैंसिल कर दो जो भी चीज फालतू है, और आर बराबर कितना आया 300/18, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको निकालना है ईयरली रेट, ठीक है, ये आपका मंथली रेट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, आपका आ जाएगा ईयरली रेट, ये रह गया आपका 3/2, करेक्ट आंसर हो गया 200%। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। जनरली क्या होता है ना कि वो हमसे रेट नहीं पूछते हैं, हमसे इंस्टॉलमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, पर इस केस में अपोजिट था, इसमें आपको रेट पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो क्या गिवन इसमें आपको। रेडियस ऑफ अ रूलर इज 56 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इट टेक्स 875 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव ओवर लेवल प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया है ना उसको 875 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर आपका है 56 और जो हाइट है वो है 240, इसको मल्टीप्लाई कर दो 875 से, और यूनिट वगैरह जो भी है वो सब तो बैलेंस हो ही जाएंगे। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ आपके पास रह गया 8 को काटो तो यहाँ पर 8 रह गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई क्या करोगे इसमें, ये देख सकते हो कि 11 का मल्टीपल इनमें से कौन है ना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो नहीं है दिख रहा है हमको, 14 12 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मल्टीपल से कर लो ये हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या गिवन है इसमें आपको, ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी आपका है 90 डिग्री, ये है आपका इधर 90 डिग्री, बीडी परपेंडिकुलर एसी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एसी बराबर 9, बीडी बराबर 3 और एसी बराबर आपका 9, तो ये हो गया 6, ठीक है। क्या बताना है मुझे कि जो बीडी है उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे देख लो बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी, तो √18 यानी कि 3√2, ऐसे आपके पास आ गया बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन को देखो। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। राम, श्याम एंड घनश्याम हैव 32, 46 एंड 50 respectively with them. Their mother asked them to give her equal amount so that the money they held by them now and continued proportion. Find the amount taken from each of them. तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि 32 है, एक पर 46 है और एक पर है 50, ठीक है। अब इनसे कुछ कुछ पैसा ले लिया गया ताकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक बन जाए, ठीक है। आपको बताना है कि कितना अमाउंट उनसे लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है और कहीं भी इस चीज का मेंशन नहीं है कि नियरेस्ट इंटीजर या फिर क्या या फिर इंटीजर कुछ भी नहीं है, जो भी आंसर आ रहा है वो परफेक्ट आना चाहिए। पहली चीज तो यार ये समझनी है आपको, जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर इससे हमने एक्स लिया, इससे एक्स लिया और इससे भी एक्स लिया तो 3x आंसर है, ठीक है। उस हिसाब से आपने किस ऑप्शन को हटाया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ये दो बचे हैं, तो ये चीज भी आप एग्जाम में कर सकते हो कि ऑप्शन आप हटा दो, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा नया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखा गया है, ठीक है। अगर हम इनमें से x हटा रहे हैं, तीनों से हमने x को हटा दिया, ठीक है। अब जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी 32 माइनस एक्स, यहाँ 46 माइनस एक्स, यहाँ पर 50 माइनस एक्स, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यार, ये जो 32 माइनस एक्स है इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ
46 माइनस एक्स से, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू बराबर है 46 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स, इसके बराबर है। तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, तो जो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा वो आप दोनों तरफ से काट दोगे। यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? माइनस 82x माइनस 50x, यानी कि माइनस 82x माइनस 32 माइनस 54 माइनस 82x। एक चीज तो ये आ गई। एक टर्म जो आपके पास है वो है प्लस का 32 इंटू 50, जो कि कितना हो जाएगा? 32 इंटू 50 आपके पास हो गया 1600। ये चीज किसके बराबर है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया 46 स्क्वायर, और क्या आ गया मेरे पास? माइनस का 92x। ठीक है, तो यार जो आपके पास 10x है वो वैल्यू किसके बराबर है? 46 के स्क्वायर में से हमको हटाना है 1600। ठीक है, तो 46 इंटू 46 कितना हुआ? 2116, इसमें मैंने हटा दिया 1600, आपके पास आ गया 516। तो यार जो x की वैल्यू है वो कितनी है? x की वैल्यू आपके पास है 51.6। अच्छा, फाइंड द अमाउंट टेकन फ्रॉम ईच ऑफ देम, ये बताना था, टोटल अमाउंट नहीं बताना था। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि टोटल अमाउंट बताना है। 51.6 ही आपका करेक्ट आंसर है। टोटल अमाउंट बताना होता तब हम 3 का मल्टीपल देखते। ये चीज आप हटा दो यहाँ से। मुझे लगा कि टोटल अमाउंट जो हटा दिया गया 3x वो बताना है, पर यही आंसर है। केवल x आपको सॉल्व करना है तो आसान है, फिर इतना आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है वो चीज यहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, 51.6 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 इंटू 5, तो ए की वैल्यू है 15। बी, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि -24 है। और 2h(x(y), यहाँ पर आपके पास आएगा -18(x(y), यहाँ पर आपके पास आएगा +20(x(y), यानी कि यार जो 2h है वो किसके बराबर है? 2h आपका बराबर है -18 +20, यानी कि +2 बचा, तो h की वैल्यू है हुई 1। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। अब सॉल्व कर लो इसको। 4a यानी कि 60 माइनस h यानी कि -1 प्लस 2b यानी कि -48, कितना हो गया ये? 11। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। लेट आर बी अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन PQ. Two circles are drawn with diameter PR and PQ. Let A be any point on the circumference of the circle with diameter PQ. PA meets at the circle at B. Then what? पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक R ऐसा पॉइंट है जो कि स्ट्रेट लाइन PQ पर है। स्ट्रेट लाइन है PQ और दो सर्कल हैं जिनके डायमीटर PR और PQ। ठीक है, तो दो सर्कल पहले बनाते हैं जिनके डायमीटर PR और PQ। ठीक है, तो ये अगर मैं PR बना रहा हूँ तो ये PQ मान लेते हैं। एक सर्कल ऐसा सूरा बनाते हैं, और एक है ऐसा। उम्मीद करते हैं कि फिगर हमारा सही बनाओ, वरना एडजस्ट हम लोग इसको कर लेंगे। दो सर्कल हमने बना लिए, ये पॉइंट P था, ये R, तो एक दर था हमारे पास था PQ। ठीक है, ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद डायमीटर PQ। ए पॉइंट मेरा ये है, ये मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है। ठीक है, इफ ए मीट्स द अदर सर्कल एट बी, जब पी यहाँ पर मीट नहीं कर पाएगा तो हम लोग एक काम करते हैं कि ए को यहाँ ले लेते हैं। अगर आपका क्यू था, ए को मैंने यहाँ ले लिया, ये है आपका ए। अब देखते हैं, इफ पी ए मीट्स अदर सर्कल एट बी। अच्छा सॉरी, इसका जो फिगर मैंने बना दिया वो एकदम गलत बना दिया, इसको मैं हटाता हूँ पहले, फिर मैं आपको ठीक फिगर बना के दिखाता हूँ। स्टार्टिंग की लाइन मैंने मिस कर दी। क्या गिवन था आपको? आर एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पी क्यू पर, तो ये मेरी लाइन है पी क्यू, इस पर एक पॉइंट है आर, तो ये पॉइंट मैंने आर यहां ले लिया। ठीक है, आपको क्या गिवन है कि दो सर्कल हमने बनाए, एक डायमीटर पी आर वाला किस तरीके से होगा, ये सर्कल हुआ, और दूसरा सर्कल है इसका डायमीटर है पी क्यू, वो सर्कल इस तरीके से होगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा ये। ऐसा सर्कल हमारे पास एक है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कमफेरेंस पे ऑन द सर्कल पे डायमीटर पी क्यू, तो ए पॉइंट मेरा ये है, मैंने मान लिया कि ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, तो पी ए है, पी ए वो मीट कर रहा है दूसरे सर्कल को कहां पर? बी, तो ये है आपका बी। अब आप देखो, जो मेरे पास बी आर है, ये बी आर है, और ये है ए क्यू।
एक चीज तो क्लियर है यार कि ये जो है 90 डिग्री है, इधर ये 90 है, तो पैरेलल तो बिल्कुल होंगे, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि बी आर पैरेलल है ए क्यू के। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग है, जो आपको यहाँ दे दिया ना, बहुत लोग इसको टिक कराए होंगे बी आर बराबर हाफ ए क्यू। वो चीज यार तब होती ना जब जो आपका आर पॉइंट है वो डिफाइंड होता कि कहाँ पर है। यहाँ पर आर पॉइंट अगर मिड में होता तब हम ये चीज कहते कि है। यहाँ पर आर पॉइंट जो है ये आपका फिक्स नहीं है, आप इसे कहीं भी ले सकते हो, ये फिक्स आपका नहीं है क्या। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बी आर बराबर हाफ ए क्यू नहीं हो सकता। अगर ये पी क्यू के हाफ में होता एग्जैक्टली तब हम ऐसा कह सकते थे, ठीक है। इसलिए केवल ऑप्शन वन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि आप इसको गलत टिक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी आपका करेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या गिवन है सवाल में आपको। सवाल में आपको गिवन है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2/5 ईयर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज 507 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 9 1/2 ईयर। सम इज व्हाट। देखते हैं कि क्या करवाना चाहता है सवाल हमसे। देखो 15% हिसाब से जो हमको वो मिल रहा है अमाउंट, क्या वो 507 लेस है देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास अमाउंट मिलेगा 2/5 ईयर में वो कितना होगा। तो आपने बोला यार कि अमाउंट कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हुआ 12/5 ईयर, ठीक है। और हर एक साल आपको कितना मिल रहा है 15%। जो इंटरेस्ट हुआ वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना हो गया, वो इंटरेस्ट आपका हो गया 36%, यानी कि 136% आपको मिला क्योंकि अमाउंट गिवन था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो कितना है, वो इंटरेस्ट आप देखो, एक सेकेंड, यहाँ जो इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है, वो है 19/2 ईयर्स के लिए हम देख रहे हैं। यहाँ कितना है मेरे पास 15% है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास 19 इंटू 15, आपके पास हो जाएगा 285। तो 285 डिवाइड बाई 2% इतना आपको मिला, ठीक है। वहां मैंने आपको क्या बताया था कितना मिला था 136%। तो यार जो इनका अंतर है वो मुझे देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो 285 माइनस 272 यानी कि 13% डिवाइड बाई 2, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से है 507, ठीक है। ऐसे 1 की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको काटो, ले जाएगा 3 बार 39, कितना हुआ 117 यानी कि 9 बार। तो 1 की वैल्यू जो है वो होगी 78, 1% की 78 आ गई। करेक्ट आंसर है 7800, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करोगे इस सवाल को। देखो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, पर फिर भी इतना मार्जिन है कि आप इसको कर सकते हो आराम से। 30 डिग्री आपको ये गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल है 7। तो देखो पहली चीज मैं आपको स्टेप बता देता हूँ क्योंकि वीडियो यार बहुत लंबी हो रही है, सही बता रहा हूँ कि इतनी लंबी वीडियो कराने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ, आप लोग उसे कर लेना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है माइनर मेजर सेगमेंट, ठीक है। क्या बताना है आपको, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ये चीज पहले आपको समझनी पड़ेगी कि जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा। देखो ये जो हिस्सा है ना आपके पास, ये होता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका है माइनर सेगमेंट, तो इसका एरिया आपको माइनस करना है इसमें से, यानी कि जो छोटा सा एरिया आपके पास आ रहा है ना उसको हटाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखना, जो मेरे पास ये वैल्यू है, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता। तो आपने बोला यार कि 7 के हिसाब से 154 होता। 154 में से कुछ वैल्यू हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, छोटी सी वैल्यू, क्या आंसर होना चाहिए, ये आपको यहाँ से दिख गया। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे कि आप माइनर सेगमेंट का पहले एरिया निकालते फिर आप उसको माइनस करते, ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते थे। पर यार जो माइनर सेगमेंट होता उसका एरिया कितना होता, मैं आपको दिखाऊं। 154 जो है उसका आप लोग कितना हिस्सा ले लो, 30 डिग्री आपने केवल लिया है, यानी कि 154 का आप लोग को लेना है केवल 12th हिस्सा, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये आपको जो पूरा सेक्टर है उसका आया, इसमें से हम इस ट्राइंगल का हटा रहे हैं जिसकी दो साइड 7 हैं, ठीक है। तो हाफ ए बी साइन 30 यानी कि 49/4, ठीक है। तो इस चीज को हटा रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 154 माइनस 147 यानी कि केवल 7/12, ठीक है। 154 माइनस 7/12 पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो आपके पास आ गया 153.42। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना कभी भी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन को बता देता हूँ,
तो वो क्या रहा है कि अमन का जो एवरेज स्कोर था वो वाई था, ठीक है। अब वो एक टेस्ट में और अपेयर हो गया और जेड का उसने स्कोर कर दिया, ठीक है। अगर वो टोटल एन टेस्ट में अपेयर हुआ है तो क्या उसका एवरेज है? देखो जब एक टेस्ट में और अपेयर हुआ तब जाके एन टेस्ट हुए, यानी कि उससे पहले जो समेशन रहा होगा वो समेशन क्या रहा होगा? आपने बोला यार कि वो समेशन रहा होगा एवरेज स्कोर जो है वाई मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टेस्ट आखिरी टेस्ट से पहले, यानी कि एन माइनस वन, इतना समेशन रहा होगा। अब जो नया टेस्ट है उसमें स्कोर है जेड, तो ये आ गया नया समेशन। ऐड कर दो किससे? टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो कि है एन। करेक्ट आंसर ये रहा आपका, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये कब होता है? जब जो कोविशिएंट है उनका रेशियो बराबर हो जाए, यानी कि जो आपका 2/a माइनस बी है वो अगर बराबर हो जाए यहाँ पर 3 डिवाइड बाई ए प्लस बी के, ठीक है। और ये चीज इनफैक्ट बराबर हो जाए 7 डिवाइड बाई जो यहाँ लिखा हुआ है 3a प्लस बी माइनस 2, ये चीज होती है, ठीक है। अब देखो अगर हम ये वैल्यूज ले लें तो ए प्लस बी होना चाहिए 3, ए प्लस बी को अगर मैं 3 ले लूं तो ए माइनस बी 2 आ रहा है इधर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ पर आप ए रेशियो भी आराम से निकाल सकते हो, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए रेशियो भी क्या आने वाला है? ए अपॉन बी, ये आपका आ जाएगा 5/1। तो बस इस हिसाब से आप देख लो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, ठीक है। यही वाला सेट हो रहा है। जैसे आप ए रेशियो भी निकाल सकते थे ना कंबाइन टू डिवाइड टू करके, बस उतना ही मैंने करा है। If the sum of first 100 terms of an arithmetic progression is 50 and the sum of first 200 terms is 90, what is the sum of first 300 terms? ये आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट 100 टर्म्स जो रहे होंगे उसका समेशन अगर 50 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? n/2 यानी कि 50 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 99 इंटू डी। ये आपका एक्सप्रेशन आया, ये बराबर है 50 के, ठीक है। यानी कि जो इसकी वैल्यू है मुझे पता चल गई कि 1 है, ठीक है। इसी तरीके से जो सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स है वो क्या होगा? 100 इंटू 2a प्लस 199 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू आपकी थी 300, अच्छा 90 थी ये वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट 200 टर्म्स इज 90। तो यार ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई मेरे पास? यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। या फिर पूरा काट दो तो आ गया आपके पास 9/10, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस से फायदा होगा कि जो 2a है मेरे पास वो कट जाएगा। तो आपके पास जो 100d है उसकी क्या वैल्यू आई? 1/10। डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कि डी की वैल्यू है 1/1000, अगर मैंने मिस्टेक नहीं करी हो तो, ठीक है। डी की वैल्यू 1/1000। आपको क्या बताना है? ए की वैल्यू पहले आपको निकालनी है ताकि आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो जो 2a है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 99 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। 2a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, कितनी है? 2a की वैल्यू मेरे पास है 901 डिवाइड बाई 1000। अब मुझे क्या निकालना है? 300 टर्म्स की वैल्यू, यानी कि 150 इंटू 2a यानी कि 901 डिवाइड बाई 1000 प्लस n-1 जो कि हो जाएगा 299 इंटू जो भी d है यानी कि 1/1000, ठीक है। इतना मुझे करना पड़ेगा। और ये चीज कितनी आ रही है? इसका समेशन देख लो, आ गया 1200, बिल्कुल 1200 आपके पास आ गया। 1200 इंटू 1500, 1200 इंटू 150। अच्छा एक साइन की मिस्टेक यहाँ पर हो चुकी है हम लोगों से। ये आपका क्या आएगा? यहाँ पर -1 रहेगा ना डिफरेंस, लेकिन तो माइनस ये कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू है माइनस में है, ठीक है। तो जो 2a है वो कितना होता है? 1 प्लस 99 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यानी कि आपके पास आता, इसको ठीक कर लेता हूँ, जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आती वैल्यू हो जाती 1099 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर है 1099 और यहाँ पर अब आएगा माइनस साइन, तो इनका अंतर लोगे तो कितना हुआ? आपके पास आएगा 800, ठीक है। तो 150
इंटू 8 डिवाइड बाई 10, ये बन गया केवल 120। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यार था यार ये वाला, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एपी जीपी के क्वेश्चन भर भर के इस एग्जाम में आए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो आप लोग। क्या गिवन है इसमें आपको, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 2, यानी कि हमारे पास बना n+2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो d इंटू 2, ये वैल्यू है 1/2, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब सेम जगह अगर हम लोग न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें n इंटू 2, डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज कर दें, जो फ्रैक्शन बनना है वो है 6/7, ठीक है। तो आपको बताना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन में लोएस्ट फॉर्म में। सिंपल है क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन बनवा के सॉल्व करवा रहा है वो आपसे। तो कितने क्वेश्चन में आप जैसे देख रहे हो कि एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाई जा रही है। तो यार जो 7n है वो पहले बराबर है 3d प्लस 6 के, और यहाँ देखो यहाँ पर जो n+2 है वो बराबर है d के, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पर d जो है उसको n+2 से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 7-3 यानी कि 4n। इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, डी की जगह आ गया n+2, 3 टाइम्स 2 हुआ 6, 6 + 6 यानी कि 12, n आपका आ गया 3, n 3 है तो d आ गया 5। क्या बताना था मुझे, d + n यानी कि 8, 5 और 3 8, ठीक है। आसान सवाल फिर से, ऐसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये इधर 90 डिग्री दिख रहा है, ये केवल फिगर इसलिए बनाया ताकि आप क्वेश्चन को ना कर पाओ, ठीक है। ये आपको वही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये डिस्टेंस बताना है आपको ए बी, ठीक है। वही डिस्टेंस यहाँ पर जो मैंने शो करा है, ये जो वैल्यू है ये रेडियस का अंतर है यानी कि 5, ठीक है। अंडर रूट में क्या आएगी वैल्यू, अंडर रूट में 10² यानी कि 100 प्लस 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, तो अंडर रूट 125 जो कि हो गया 5√5, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट इज √491, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको बताना है, ठीक है। और पाई को क्या यूज करना है 3.14, इसका आप लोग विशेष ध्यान देना, 1/3 πr²h ये होगा वॉल्यूम, 1/3 3.14 इंटू r²। अब देखो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, आप ऐसा समझ सकते हो, हमारे पास एरिया ऑफ बेस जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 157। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट से, हाइट जो कि हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके पास πr² था यानी कि 3.14 इंटू r², ये वैल्यू किसके बराबर थी 157 के। तो ये देखो कि कितनी बार जा रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ये डबल है एक्चुअल में, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं और इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितनी बार जा रहा है, ये आपका कितना हो गया, r² देखो कितना हो गया, ये आपका रह गया इधर 0.2, ठीक है। तो r² आपका इधर दिख गया आपको, ये सिंपली है 50, ठीक है। और स्लैंट हाइट आपको दिख रही है वहां पर, तो जो वो वाली हाइट होती है h वो कितनी आ जाती है √441, यानी कि h बराबर 21 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 21 से, यही करेक्ट आंसर है। 157 इंटू 7 कितना आ जाएगा 1099। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये मैंने आपको टेलीग्राम पर सॉल्व करवाया है। आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और उसका सॉल्यूशन वहां जाके देखो, ठीक है। स्पेशली मैंने डाला है वायरल क्वेश्चन नाम से, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाओ @QuantKing0 और वहां इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखो और समझो, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको एकदम समझाया है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे और इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। आंसर तो दिख ही रहा होगा, पर लिख देना सॉल्ट, ठीक है। ऐसे लिख देना सॉल्ट, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंच पाए, ठीक है, इतने कठिन कठिन सवालों से आगे बढ़ के। इस क्वेश्चन को समझो, इक्वेशन ऑफ द सर्किल C1 इज x² + y² बराबर 4 और सर्किल C2 की इक्वेशन गिवन है, तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। तो यार पहले जनरली बात करते हैं कि अगर मेरे पास 2 सर्किल है तो कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। देखो 2 आपके पास आ सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और 2 आ सकते हैं ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये तो तब हुआ ना जब सर्किल दूर थे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सर्किल आपस में चिपके हुए होते हैं ऐसे,
इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो टेंजेंट होते हैं वो एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला कॉमन होता है, ठीक है। इस तरीके के केस हमारे पास बनते हैं। तो आइडिया यहाँ पर क्वेश्चन का ये है कि आप ये पहले पता करो कि जो दो सर्कल यहाँ पर हैं वो कहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाऊं यहाँ पर, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, तो एक सर्किल आराम से ये होगा, ठीक है, जिसका रेडियस होगा 2। ये रेडियस 2 वाला सर्किल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये रेडियस 2 है। एक सर्किल आपके पास ये है। अब इसको थोड़ा ठीक से आप लोग लिखो। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका बन जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई, और यहां पर है प्लस 4 का स्क्वायर। यहां से आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया प्लस 25, और वहां पर होना चाहिए केवल प्लस 16, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा, तो ये बराबर आ गया 9 के, ठीक है। तो यार अब मैं देख रहा हूँ इसका जो रेडियस है वो 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। और सेंटर कहाँ है इसका, -3 -4 पर। अब देखो ये था 2 -3, यानी कि मैं यहाँ आ गया, इधर मैं -4 पर आ गया, यानी कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ -3 -4, जो पॉइंट ये है, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग समझना, ये है आपका पॉइंट -3 -4, ठीक है। -3 -4 ये है आपका पॉइंट, यहाँ पर सर्किल का सेंटर है। और इस सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, 3 है। अब ये जो दूरी थी, ये दूरी कितनी थी, ये दूरी आपकी थी 2। याद करो इसका रेडियस क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। और क्योंकि इस नए वाले का रेडियस 3 है, और ये जो 3-4 पॉइंट है, 3 -3 -4, इसकी दूरी यहाँ से कितनी होगी, पाइथागोरस लगा लो, 5 होगी। तो 2 और 3 5, यानी कि जो हमने सोचा था यही वाला केस हो रहा है। यहाँ पर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका सर्किल है, और क्योंकि यहाँ पर टच करने, इसीलिए कितने टेंजेंट पॉसिबल है, केवल 3 टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझो। एक मैथ की क्विज हो रही थी जिसमें 10 बच्चों का स्कोर था 20 नंबर, 6 बच्चों का स्कोर था 19 नंबर, 5 बच्चों का स्कोर था 18 नंबर, और 4 बच्चों का स्कोर था 17 नंबर, और 2 बच्चों का स्कोर था 12 नंबर। आपको ये बताना है एवरेज मार्क्स क्या हुआ पूरी क्लास का। तो केवल ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जबरदस्ती आपसे कैलकुलेशन यहाँ पर क्वेश्चन में करवाई जा रही है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूँ, मैं इसको डेविएशन से करने वाला हूँ। जैसे मैं इस 18 पर गोला लगाऊंगा, अब मैं इसका डेविएशन देख रहा हूँ, इसके अराउंड जो भी है। जैसे आपने देखा यहाँ कितना कम है, तो यहाँ पर 1 कम है तो आया -6, यहाँ पर 2 कम है, सॉरी 1 ज्यादा है तो आया +6, यहाँ पर 2 ज्यादा है, 10 पर ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 2 × 10, तो आपके पास यहाँ पर आया +20। अब यहाँ हो, यहाँ पर 1 कम है तो -4, यहाँ कितना कम है, तो आपको देखा कि 6 कम है, और कितनों पर, 2 पर कम है, यानी कि -12। तो यहाँ आपको कितना मिला, यहाँ आपको मिला +26, और यहाँ आपको नेगेटिव में मिला -16। तो जो डेविएशन बच गया वो 10 है। अभी जो 10 है ना, इसको लेने वाले बहुत हैं, सब में हिस्सा बांट होगा, कितने स्टूडेंट में, 27 स्टूडेंट में हिस्सा बांट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 27 है या फिर 37 है, 27 ही है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कितनी है मैं देख लेता हूँ। पहले पॉइंट आया, फिर 0 आ गया, 0.3 समथिंग, ठीक है। तो जो मेरा आंसर है वो क्या है, 18 में 0.3 समथिंग ज्यादा, तो 18.3 समथिंग ये करेक्ट आंसर है। डेविएशन से मैंने इस क्वेश्चन को जल्दी करा है, वरना आपको क्या करना पड़ता, आप पहले समेशन कर रहे होते, फिर आप डिवाइड कर रहे होते टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है। 10 chairs are placed in a row which have to be occupied by 8 students and 2 teachers. The 2 teachers decide not to sit together. If there are n such arrangements of occupying the seats, then what is the sum of digit of n? तो यार इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझो कि अगर मैं मान के चलूं कि टोटल नंबर ऑफ केस वैसे पूछे होते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि साथ बैठे नहीं बैठे, बिठा दो, ठीक है, तब कितने केस होते, तो 10 लोग हैं नॉर्मल, ठीक है, उनको कहीं भी बैठाओ, तो आपके पास जो केस होते वो कितने होते, 10 फैक्टोरियल, इतने केस होते, ठीक है। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वो केस बना रहे हैं जिसमें दोनों साथ बैठे हुए हैं। वैसे पूछा क्या गया है कि साथ ना बैठे, पर मैं ऐसा केस बना रहा हूँ जिसमें मैंने दोनों को साथ बैठाया है, तो मैं दोनों का एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने दोनों को पकड़ के संग बैठा दिया, तुम दोनों संग में बैठो, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो केस अब बन रहे थे वो केस कितने हो गए, वो केस आपके पास रह गए
इनका एक ग्रुप बन गया तो ये दोनों अब एक यूनिट है। वो आपके पास एक वो है ना मूवी, इसमें वो उससे कहता है, आदि मानव से कहता है कि हम दोनों एक ही यूनिट है जब पैसे बांटने की बारी होती है। ठीक है, तो वही केस यहाँ पर है कि दोनों यहाँ पर एक ही यूनिट है। ठीक है, टोटल अब कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट। तो इनको अरेंज करने का जो तरीका है वो कितना हुआ, वो तरीका आपका हो गया 9 फैक्टोरियल बेस। ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब आप ये समझो कि जो दो आपने बिठाए थे आप इनको इंटरचेंज कर सकते थे, इनकी पोजीशन आप इंटरचेंज कर सकते थे। ठीक है, यानी कि इसमें भी 2 × 9 फैक्टोरियल वेज होने चाहिए। ठीक है, और अब आप देखो मुझे क्या निकालना था, ऐसे कितने केसेस जिसमें दोनों साथ में नहीं बैठे, तो इनका जो अंतर है, ठीक है, टोटल केस माइनस वो केस जिसमें साथ में बैठे हुए हैं, ये आपका आंसर है। और ये कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल को आप लोग बाहर लेने वाले हो और अंदर क्या आएगा 10 - 2 यानी कि 8। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8 ये है आपके नंबर ऑफ वेज। ये जब आप सॉल्व कर लोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि सम ऑफ डिजिट क्या है। ये सॉल्व करके देखना, आपके पास आएगा 2903040, और ये चीज पेपर में करनी पड़ेगी। ठीक है, इनका आप लोग करो डिजिट सम, आपके पास आ जाएगा 18। करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक चीज आप ये भी देख सकते थे, जो भी डिजिट सम होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 फैक्टोरियल इंटू 8 का आप डिजिट सम कर रहे हो। जब भी कोई चीज 9 का मल्टीपल होती है तो डिजिट सम आपका 9 का मल्टीपल होता है। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, and the compound interest on 15625 in 2 years at 8% per annum, interest compounded half yearly। और ऑप्शन को देखो एक बार यार कि ऑप्शन कितने दूर दूर है। ठीक है, अब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी इंटरेस्ट का रेट बहुत कम हो और वो ऐसा आपसे करवा ले कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो चीज ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहती। ठीक है, आप चाहो तो उसको इग्नोर करो, उतने छोटे से पार्ट को जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है उसको भूल जाओ। ठीक है, आप नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट आप मुझे बताओ कितना आएगा, जो भी आंसर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, केवल थोड़ा सा। ठीक है, तो 2 साल में 8% के हिसाब से 16% बनना चाहिए था। तो मैं आपसे केवल 16% पूछ रहा हूँ इस वैल्यू का, जो आपके पास है 15625। इस वैल्यू का मुझे 16% बता दो। तो 16 × 15 240, 2400, ज्यादा से ज्यादा 2500 को, 2500 से थोड़ा सा ज्यादा। कहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से बहुत आराम से क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ठीक है, ऑप्शन को आप लोग एक बार देख लिया करो, जरूरी नहीं कि हर बार आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओ पहले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an इस तरीके से दैट i ग्रेटर देन 0 फॉर 1 2 3 बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड लेट Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इफ a2 into a4 बराबर 1 एंड S3 बराबर 7, S5 इज इक्वल टू 1। पता नहीं आजकल क्या ही दे रहे हैं एसएससी के अंदर, ये सब सवाल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th लेवल के तो कहीं से भी नहीं है। ठीक है, हालांकि ये सब टॉपिक्स होते हैं 10th क्लास में, पर फिर भी इन क्वेश्चन का आना एक हिंट है कि ये जो टॉपिक है ना नंबर सिस्टम, इसको पकड़ के बैठ गए हैं कि इसमें अब जो भी चीज होगी, सीक्वेंस, सीरीज, रिमाइंडर, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमने क्वेश्चन लिखे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले, वो सब इसमें डाल दो। ठीक है, इसमें वो लोग ज्यादा लेवल बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है मेरे पास जिसमें मुझे पता है कि a2 into a4 ये वैल्यू 1 है। ठीक है, और जो S3 है वो कितना है, वो हमारे पास 7 है। मुझे बताना है कि S5 क्या होगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जो आपका A2 होगा यानी कि सेकंड टर्म, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म जो भी है A मल्टीप्लाइड विद रेशियो आर, ए आर। ठीक है, इंटू A4 क्या होगा, A इंटू आर क्यूब, ये तो होगा। ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर है। ठीक है, यहां तक आपने क्वेश्चन को करा। अब A3 S3 क्या है, S3 आपको क्वेश्चन में गिवन है समेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो पहले 3 टर्म कौन से होंगे, A1 यानी कि A प्लस A2 जो कि है आपका AR प्लस A3 जो कि आपका है AR स्क्वायर। ये वैल्यू है 7। यहां से A को कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर। ये चीज आपकी आ रही है इधर 7। ठीक है, और यहां देखो यहां पर क्या आ रहा था, ये जो क्वेश्चन थी आपकी, ये क्या थी, ये थी आपकी A स्क्वायर इंटू AR⁴, ये है इधर 1। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ पर A² R⁴ 1 है, तो आप कह सकते हो कि यहां से अगर हम रूट एक बार ले लें तो AR² जो होगा वो भी 1 होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखो दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर लो, ये वाले इक्वेशन और एक ये वाले इक्वेशन को आप करो डिवाइड,
तब क्या होगा, डिवाइड करने से ए कट जाएगा और आपके पास केवल आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो है ये आपका 7/1 है। ठीक है, यहाँ से अब आपको देखना पड़ेगा कि आर की क्या वैल्यू आ सकती है, या फिर एक बार ये देखो कि जो चीज पूछी गई है वो क्या है। आपसे पूछा गया कि S5 क्या है, तो आप कह सकते हो कि जो 3 टर्म्स तक का समेशन होता प्लस जो 4th टर्म है यानी कि AR³ प्लस जो आपका 5th टर्म है AR5। ठीक है, अब इसमें देखो कि क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो आपने बोला यार कि S3 तो मुझे पहले से पता है, कितना है 7 है, 7 प्लस यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लिया मैंने इसमें से आपका AR² कॉमन ले लिया, या फिर AR³ अगर कॉमन लेते हो तो क्या होता है AR² ले लो, AR² हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा मेरे पास R प्लस R², ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये है आपका अगला सवाल। क्या गिवन है इसमें आपको, लेट A1 A2 A3 इस तरीके से एक सीरीज है, बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन and let Sn be the sum of first n terms. If A2 A4 is equal to 1, sum of 3 terms is 7, sum of 5 terms will be what? तो यार इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग समझना। हमारे पास अगर A2 A4 गिवन है तो मुझे एक रिलेशन पता होना चाहिए, ये जो A3 है इसका जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा A2 A4 के, क्योंकि आपको पता है कि A2 A3 A4 आपके एक उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, अब ये चीज तो 1 है, यानी कि आपको ये पता चल गया कि मेरे पास जो A3 स्क्वायर है ये 1 आ रहा है। तो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि जो A3 वो मेरा 1 है। ठीक है, पॉजिटिव सीरीज मान के मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। तो A3 मेरा 1 है, इतना मुझे क्वेश्चन में समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो टर्म मेरा है वो 1 होगा। अब जो इससे पहले वाला टर्म होगा A2 वो हो जाएगा 1/r, r जो कि मेरा कॉमन रेशियो है। इससे पिछला टर्म यानी कि पहला टर्म हो जाएगा 1/r², आगे वाला टर्म हो जाएगा r, उससे आगे वाला टर्म हो जाएगा AR²। देखो फिलहाल मुझे ये पता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स आपका 7 है, मुझे क्या निकालना है कि सम ऑफ 5 टर्म्स कितना होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आप ये समझो कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि सम ऑफ 3 टर्म्स 7 है, तो मैं उसको यहाँ पर कैसे शो करने वाला हूँ। तो आप कह सकते हो कि जो 1 प्लस 1/r प्लस 1/r² है यही वैल्यू तो है एक्चुअल में 7 के बराबर। तो यहाँ से जो 1/r है प्लस 1/r² है ये वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब आप यहाँ पर थोड़ा सोचो कि आर की क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट सोचो कि आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखो मुझे दिख रहा है कि ये सभी के सभी मेरे पास एक्चुअल होनी चाहिए परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू होनी चाहिए आपको दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 ये आपका हो जाता है 6, यानी कि आर की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। यहां से मैंने फाइंड कर लिया कि जो आर है मेरा वो 1/2 है। बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा। तो यहां से लेकर यहां तक का सम तो आपको पहले से पता था कि 7 है, तो 7 में मुझे ऐड करना है आर प्लस AR² यानी कि सिंपली 1 की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर 1 है R²। ठीक है, तो आपको क्या ऐड करना है 7 प्लस R प्लस R² यानी कि 7 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3/4 यानी कि 31/4। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये देख लिया कि A3 स्क्वायर अगर 1 है तो मैं उसको +1 लेके चलता हूँ। ठीक है, तभी मैं इस क्वेश्चन को कर पाया। आगे तो गाइस इस सवाल को देखो, और पहली चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ जिसने भी इस सवाल को इस एग्जाम में डाला है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ गया। ये क्वेश्चन मतलब इस एग्जाम को तो बिलोंग नहीं करता। एक बार के लिए CGL मेंस में आ सकता है, CGL प्री में आ सकता है, पर इस एग्जाम में ये सवाल देने का कोई सेंस नहीं है। आप खुद ही देखो इस पूरी वीडियो में आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऐसे हैं जो इस एग्जाम में डिजर्व नहीं करते, उन क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा ये सवाल। आपको क्या गिवन है, सही बता रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई करा 2-3 बार और मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, फिर जाके मुझे इसका सॉल्यूशन समझ में आया, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 नंबर्स लिखे हुए हैं ABCD जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जिसमें पहले 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और आखिरी 3 आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। फिर आपको ये गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट से 16 यानी कि A+D 16 और B+C 12, ये दो चीज आपको गिवन है। आपको बताना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द गिवन 4 नंबर। ठीक है, अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को समझना। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मैं क्वेश्चन को पकड़ता हूं, तो यार अगर मैं इस टर्म को जो कि B है इसको मैं सिंपली K लेता, तो ये टर्म मेरा आता KR, R जो कि मेरा कॉमन रेशियो है, और ये मेरा होता KR²। और एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये सीरीज आपकी डिक्रीजिंग है, और क्योंकि ये डिक्रीजिंग है
तो जो आर होगा आपका वो लेस देन 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होगे ना, तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप आर को 2 पुट कर दोगे और आपका आंसर भी आ जाएगा 336, ठीक है, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ऐसा आपको नहीं करना है, समझ के चलना है थोड़ा सा। अब देखो, ए और डी का समेशन कितना था, 16। तो जो ए होगा वो कितना हो जाएगा, 16 माइनस डी, यानी कि 16 माइनस के आर स्क्वायर। ये चीज आपने लिख ली। अब आपके पास केवल 2 वेरिएबल रह गए, ठीक है, 2 वेरिएबल अब आपके पास केवल है। अब आप देखो कि पहली चीज क्या कि बी प्लस सी 16, यानी कि के इंटू 1 प्लस आर, सॉरी ये समेशन है 12, तो ये आपके पास है 12, ठीक है। अब जो ए प्लस डी था वो आप यूज कर चुके हो। अब एक चीज आपको क्या यूज करनी है कि जो बी और सी में अंतर होगा वही अंतर ए और बी में होगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो 2 टाइम्स बी है वो ए प्लस सी होना चाहिए, क्योंकि एपी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखो, यहाँ पर आपके पास आएगा 2 के बराबर, इनको ऐड करो तो हुआ 16 माइनस के आर स्क्वायर, और यहाँ पर हुआ प्लस के आर, ठीक है। यहाँ से मैं के वाले टर्म्स को एक तरफ ला रहा हूँ, ठीक है, और मैं के को कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस आर, और यहाँ पर मेरे पास है प्लस का 2, ये बराबर है 16 के, ठीक है। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल वाली। एक इक्वेशन यहाँ पर, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन है ये। मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ ताकि मैं के से छुट्टी पा जाऊँ, ठीक है, और केवल आर बचे, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर देखोगे तो आर की वैल्यू आप 2 डालोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, के की वैल्यू जब 4 होगी, आर की वैल्यू 2 डाल दो, आपका आंसर भी आ जाएगा, पर वो आंसर गलत होगा, क्योंकि वो सीरीज आपकी इंक्रीजिंग सीरीज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन फ्रेम भी इस तरीके से करा गया कि 336 आंसर में है, ठीक है। तो के बराबर 3 और के बराबर 4 और आर बराबर 2 इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को, आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो के हट जाएगा, यानी कि जो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2 डिवाइड बाई आर प्लस 1 है, उसकी वैल्यू कितनी हुई, 16/12, यानी कि 4/3। इतना आपको समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 6 किसके बराबर है, 4r प्लस 4 के, इसके बराबर है। अब सब टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस 7r, और यहां पर क्या है मेरे पास, प्लस का 2, ये बराबर है 0 के। अब इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या फैक्टर बन जाएंगे, एक तरफ आपने 3r को कॉमन लिया, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 6r अगर यहां पर है तो 2r माइनस 2, ठीक है। और अच्छा, r माइनस 2 आएगा, सॉरी r माइनस 2, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का r माइनस 2, ये बराबर है 0 के। तो 2 वैल्यूज आपको मिल गई, एक जो मैं आपको बता रहा था r बराबर 2, वो भी आंसर है, ठीक है, पर उससे गलत वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपकी डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए। मैंने बताया आपको कि r लेस देन 1 आपको पहले से ही लेना है, ठीक है। तो जो r की वैल्यू वो क्या आ गई, 1/3, यहाँ से -1 को उधर भेजा तो 1/3 आपकी r की वैल्यू आ गई। बस अब ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अगर r आपका 1/3 है तो k की वैल्यू आप निकाल लो, 4/3 यहाँ पर आ गया तो k की वैल्यू आपकी आ गई 9, ये आपने 9 निकाल लिया, ठीक है, और r है आपका 1/3। अब आप देखो कि नंबर्स क्या आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक पार्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर इतने में आंसर लिख देंगे। हाँ, हिंदी को मैंने हाइड कर दिया, और अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे r बराबर 1/3 आ चुका है, और ABCD को लिख लो। अब आप लोग b क्या आएगा, b आपने क्या निकाला था, यहाँ पर था 9, है ना, 9 आपके पास आई थी, k की वैल्यू 9 ही तो आएगा, बिल्कुल 9 आपके पास आएगा। 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1/3, यानी कि हो गया 3, फिर इंटू 1/3 हो गया 1। तो ये BCD की वैल्यूज हैं। a की क्या वैल्यू होगी, जो अंतर यहाँ पर है 3 और 9 में, वो कितना है, 6, तो 9 प्लस 6 यानी कि 15। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 16 माइनस के आर स्क्वायर से। तो ये आपके पास 4 नंबर आए, इनके स्क्वायर का समेशन कर लो, 225, 81, 9 और 1, तो आपके पास आएगा 316। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और क्यों ये सॉल्यूशन लंबा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोई आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक आके बता दे तो बता दे, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको बता दी, कि जो r बराबर 2 है उससे आंसर गलत आने वाला है, ठीक है। तो अब आपको ये क्वाड्रेटिक ही सोल्व करनी पड़ेगी। आप इतना दिमाग में ये चीज नहीं ला सकते कि r की वैल्यू 1/3 ले लें। एक बार के लिए जब मैं सोच रहा था, मैंने r की वैल्यू यहाँ पर पुट करी थी 1/2, और उससे भी नहीं आया। तो r बराबर 1/3 ये सोचना मुश्किल है, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो बस
आज के सेशन में इतना ही था, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले इन सवालों को मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।